बहुत बात मैं नहीं कहूँगी, पर मेरा बाप एक पुलिस वाला था और उसकी किसी से रंजिश हो गई, तो मुझे उस रंजिश में मुझे उठा लिया। मैं 8 साल की थी, फिर मैं कभी नहीं लौटी। लोग मुझसे पूछते हैं कि वो कौन है जो एक ट्रैफिकर होता है, कहाँ से आते हैं। देखिए, ट्रैफिकर कहीं से स्पेशली बन के नहीं आते। आपके इर्द गिर्द आप देखेंगे तो ऐसे भीड़िए, ऐसे नरपिशाच बहुत पड़े हुए हैं। तो वो ना ऐसा कभी हुआ है? बहुत बार इतना कि पीछे से खींच दें, मतलब साड़ी तो फटेगी लेकिन ब्लाउज फट जाए, आदमी शर्मिंदा हो जाए। पर मैं शर्मिंदा नहीं हुई कि इन बेटियों का तो हर रोज कपड़े फटते हैं। इसका कोर रीजन क्या है ये सब होने का? औरत होने पे उस समय शर्मिंदगी होती है। कौन है वो लोग जो इस समाज को देखने वाले हैं, जो सोसाइटी को देखने वाले हैं? वो बहुत पहले से सब लिख गए थे ये कि जिन्हें नाज है हिंद पर वो कहाँ है। ये कुछ एक गलियां उन्हें भी दिखाओ, जरा उनको उनके घर से निकालो। ये दर्द, ये तन्हाई, ये उनको दिखाओ। देखते हैं आके वो नहीं देखते। उन्हें खराब औरतें कहते हैं, उस तरह देखने को मना करते हैं। मुझे एतराज है, मुझे मेरी मदराज होती तो मैं उनसे जरूर पूछती, ये खराब औरतें कि हमारे घर के मर्द खराब है। नर्सिंग होम से लिखा रहता है, या लिंग परीक्षण नहीं, और पेन पेंसिल के जरिए सब कुछ हो जाता है। उनका बच्चे खातिर आदमी ये सोचता है कि अब मुझे थोड़ा सुकून इससे मिलेगा। बच्चा तो धुआं छीन लिया था, 1 महीने का 2 महीने का बच्चा छीन लो, फिर माँ कहाँ जाए। अब मत भेजना माँ मुझे, मामा बहुत मारता है। जब मुझे तेरी याद आती है और मैं रोने लगता तो मुझे मारता था। खाना मांगता तो भी मारता था। अगर वो अच्छा लड़का होगा तो आएगा, मिलेगा, माँ बाप की मौजूदगी में बैठेगा, दोनों बैठ के तैयारियां करो, बात करो। और अगर वो अच्छा नहीं होगा तो मैं कहेगा अरे माँ बाप तुम्हारे घेर रहे हैं, मुझे मार देंगे, तो समझ लो कि खतरनाक है, भाग जाओ, इससे दूर हो जाओ। वो आपको जिद करेगा कि भाग जाओ, चलो भागते हैं। तो इस बच्ची के साथ ये ज्यादातर ट्रैप होता है। ट्रैप, ये जो बकवास चल रही है ना लव जिहाद, एक्चुअल में ये लव जिहाद नहीं है, एक्चुअल में ये कमाई का एक साधन है। किस तरह से फंसा लिया जाता है। लेकिन जैसे आजकल हम मेट्रो सिटीज में या बहुत जगह देखते हैं कि लोग विलिंगली भी बहुत सामने आते हैं। हाथ पैर तोड़ दो, पढ़ाई लिखाई छुड़वा दो। कह रही हूँ मैं इस बात को सच्चाई से, क्योंकि अपने माँ बाप होने का अगर आप हक नहीं जताएंगे तो बच्चा आपका बाप बन के आप पे हक जताएगा। कौन सा मंत्री नहीं गुजरता, माननीय प्रधानमंत्री नहीं गुजरते? नहीं दिखती वो बेटियां तो चढ़ाई भीख मांग रही हैं, गुब्बारे बेच रही हैं, आपकी गाड़ी का शीशा साफ कर रही हैं। वो रात को कहाँ रहती हैं, आपने जानने की कोशिश की कभी? केवल 10 महीने में मैंने गाजियाबाद रेलवे स्टेशन से और सहारनपुर रेलवे स्टेशन तक 3000 बच्चे घर भेजे, और छोटे छोटे बच्चे, कोई बड़ा बच्चा नहीं कह रही हूँ, सब छोटे छोटे बच्चे, जिसे आप विश्व गुरु कहते हैं ना, मैं कहती हूँ ठंगे पे मेरे विश्व। बहुत पहले अदम गौंडवी साहब कह गए 100 बरस पहले कि जिस देश की बेटियां बर्बाद है नाशाद, दिल पर रख के हाथी कि ये देश क्या आजाद है। हेलो दोस्तों, रीडर बुक्स क्लब के एक और जोरदार पॉडकास्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज का ये पॉडकास्ट बहुत अलग होने वाला है, क्योंकि आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं, मुद्दे पर बात करने वाले हैं जिसके बारे में बहुत सारे लोग बात नहीं करते, बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल भी नहीं होते हैं। कई बार ऐसा लगता है कि हम जी रहे हैं, लेकिन हमें लगता है कि हमारे आसपास सब कुछ सही चल रहा है, और हम जो चीज़ें हमें दिख रही होती हैं, जो ख़राब चीज़ें होती हैं, हम उनको देख कर भी आंखें बंद कर लेते हैं। और आज वैसे ही बहुत सारी चीज़ों पर बात होगी। आज ह्यूमन ट्रैफिकिंग पर बात होगी। आज किस तरह से समाज में जब हम ये स्लोगन चला रहे हैं कि बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, और एक्चुअली में ये बहुत कुछ हो नहीं रहा है। और कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग जो इससे सफ़र कर रहे हैं, उनको नहीं पता है कि कैसे उसका सॉल्यूशन मिलेगा, उनको कैसे उस चीज़ से बाहर निकल सकते हैं, कैसे आज के वक्त में, आज के दौर में बहुत सारे बच्चे जो हैं वो चाइल्ड अब्यूज़ हो रहा है, बहुत बच्चे गायब हो रहे हैं, बहुत सारे टीन्स गायब हो रहे हैं, और हम ये नहीं समझ पा रहे हैं कि इसका मेन कारण क्या है और ये सब चीज़ें कैसे चल रही हैं समाज में। और आज उसी सब चीज़ों के लिए बात करने के लिए हमारे साथ एक ऐसे एक्सपर्ट है जो पिछले 32 सालों से इस सेवा में लगे हैं, समाज सेवा में लगे हैं, एज एक्टिविस्ट काम कर रहे हैं। और उनकी कहानी सच में मतलब उनकी कहानी को सुनकर मैं खुद बहुत इमोशनल हूँ, खुद बहुत भावुक हूँ। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आज जब ये पॉडकास्ट में हम ये सारे डिस्कशन करने वाले हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद ये हमारी बहुत खुशकिस्मती है कि ये सारे मैसेजेस, ये जो पॉडकास्ट करने का प्रिविलेज हमें मिला, ताकि हमारे ज़रिए भी बहुत सारे लोगों तक बहुत सारे मैसेजेस जा पाएँ, लोग बहुत सारे लोगों तक पहुँच पाएँ कि कैसे हम बहुत समाज में बहुत सारी चीज़ों को ठीक कर सकते हैं। बाकी आप ये पॉडकास्ट देखेंगे अंत तक तो आपको बहुत सारी क्लैरिटी डेफिनेटली मिलेगी। और आज मैं वेलकम करना चाहूँगा अतुल मैम का। अतुल मैम, आपका हमारे पॉडकास्ट पे बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू बुलाने के लिए। आई डोंट नो मैं ये क्या कहूँ कि मैं एक्साइटेड हूँ या बहुत सारे सवाल मेरे मन में हैं, और मुझे सच बताऊँ तो मुझे पता भी नहीं कि मैं उनको कैसे पूछूंगा आपसे आज। क्योंकि जब मैंने आपके काम को देखा, मैं काफ़ी सारे पॉडकास्ट मैंने देखे, तो मुझे बहुत अलग अलग चीज़ें सामने आती हैं। लोग पॉडकास्ट जब करते हैं तो अलग बहुत बेहतरीन थंबनेल यूज़ करते हैं, टॉपिक निकाल कर लेकर आते हैं। बट बियॉन्ड दिस मुझे आप
एक चीज को पिछले 32 सालों से करते आ रहे हो एक हाँ संस्था जी। के द्वारा, संकल्प कितना प्यारा नाम, जो अभी हम बात भी कर रहे थे। ये मुहिम मतलब ये इन सब चीजों की शुरुआत हुई कैसे? नहीं, एक्चुअली मैं बता भी चुकी हूँ बहुत जगह, लेकिन फिर भी मैं एक बार ये बता रही हूँ कि पहली बात तो ये सवालों की दुनिया से बहुत दूर हम्म, है ना? सवाल आपको पूछने की ज़रूरत नहीं है। हम्म, सवाल खुद से खड़े होते हैं इस पे। हम्म, और दूसरा ये कि मैंने ये मुझे शायद कुदरत ने इसी के लिए भेजा, क्योंकि कहीं कोई तैयारी नहीं थी, कहीं कुछ बात नहीं थी, और एक 5-6 साल के बच्चे के मन में घर कर जाए कोई बात और उसके बाद लगातार होता रहे, तो ऐसा लगता है कि जैसे इतना मैं बहुत नास्तिक हूँ, मतलब बहुत हम्म, आस्तिक नहीं हूँ। मेरे लिए और कहूँ तो मैं बहुत बड़ी आस्तिक भी हूँ कि मुझे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा कुछ भी दिखे तो मेरे फादर ने सिखाया कि हर जगह सिर झुका के चलो। हम्म, तो इसलिए किसी एक धर्म में के शायद मैं नहीं रह सकी। तो लेकिन कोई है ताकत जो वहाँ भेजती रही। जैसे कि 5 साल की हम, अब मेरा घर वहाँ से बहुत पास है, हम्म, एक आडी सड़क और फिर उसके बाद मेरा घर है, तो मायका। हम्म, वो इतनी हिदायतें वहाँ के बच्चों को आज भी होती हैं कि आप जब वहाँ से निकलें तो ऊपर नहीं देखेंगे, ऊपर देखना ही नहीं है, ऊपर देखना ही नहीं है। अभी जिस बच्चे को कहोगे 5-6 साल का बच्चा है, पहली बार स्कूल जा रहा है, पहली हिदायत है, तो ज़रूर देखेगा हम्म, ये क्या है। हम्म, तो वो उत्सुकता बनी रही, समय गुजरता रहा, डांट भी पड़ती रही। कभी कोई दुकानदार रोक के कहता, कस्बा ही मानसिकता का शहर है मेरा, और किसकी बेटी हो तो बता दें उनकी हैं। अच्छा तो ऊपर मत देखो, तुम अच्छे घर की लड़की, ऊपर मत देखो। तो समझ ही नहीं आता था क्यों ना देखें। हम्म, और ऐसे ही फिर हमने अपनी मदर को एक दिन पूछा जब थोड़े से बड़े हुए कि क्यों ना देखें ऊपर, क्या है ऐसा, नीचे दुकानदार हैं तो ऊपर भी तो कुछ होगा। हम्म, तो कहती कि उनके पास कुछ जवाब नहीं था, तो शायद उन्होंने ये कहा कि ऊपर अच्छी औरतें नहीं रहती। हम्म, अच्छा, मेरा थोड़ा सा विद्रोही स्वभाव था पहले से। तो मैंने पूछा कि खराब कैसी? तो उन्होंने बताया कि वो नाश्ती गाती हैं। जवाब नहीं था उनके पास, वो नाश्ती गाती हैं। तो मेरे पास भी उसका जवाब था कि नाश्ते गाते तो आप सब भी हैं। शादी ब्याह होती है तो सब नाचते हैं घर में, हम्म, खूब सब शोर शराबा मचता है। तो उन्होंने झल्ला के बस ये कहा कि अभी दोबारा सवाल मत पूछना, नहीं थप्पड़ लगेगा कस के, हम्म, ये मत पूछो, बस हो गया, अब नहीं, नहीं देखना तो नहीं देखना। कुछ दिन भूल पड़ती थी, फिर कुछ ना कुछ इंसिडेंट ऐसा होता था कि एक बार ऐसे ही गुजरते गुजरते 8th क्लास में आ गए, हम्म, हिदायतें सुनते, डांट खाते, सवाल पूछते। फिर एक दिन ऐसे ही सुबह सुबह स्कूल जा रहे तो एक लड़की, एक मतलब मुझे आवाज़ आई खटखट की, उसी रास्ते से गुजरना था। हम्म, मैं देखा ऐसे जीने में तो एक लड़की उतर रही थी और उसकी और मेरी निगाह मिली, वो वापस लौट गई, नीचे नहीं आई। लेकिन मुझे लगा ये मेरी क्लास में पढ़ती है। मेरी दोस्त तो नहीं थी, लेकिन बैक बेंचर थी, और कभी मुलाकात भी नहीं थी, लेकिन इसलिए कि क्योंकि बैसाखी से चलती थी तो एक पहचान थी कि भाई ये है वो हम्म, लड़की। तो मुझे लगा वही थी कि कोई और थी। मैं कई दिन उसका इंतज़ार करती रही, वो नहीं आई स्कूल। फिर जिस दिन आई तो मैंने उससे पूछा कि भाई तुम तो वहाँ दिखा मैंने तुमको, तुम वहाँ क्यों थी? मेरी अम्मा तो कहती हैं कि वो ख़राब औरतें रहती हैं। और बस उसने जो जवाब दिया वो मेरे घर कर गया कहीं न कहीं। उसने कहा देखो, जिन्हें तुम ख़राब औरतें कहती हो उनमें से एक मेरी माँ है। वो शायद उम्र से कहीं बड़ी थी, एज भी मुझसे बहुत ज़्यादा थी, 8th में ज़रूर थी। बहुत ज़िद करने के बाद स्कूल भेजा गया, वहाँ स्कूल का कोई रिवाज नहीं था उस समय तक। तो और दूसरा ये कि मेरा दुर्भाग्य है कि मैं वहाँ पैदा हुई हूँ, पर अच्छा भाग्य इसलिए कि मैं काली और बदसूरत और पैर से लंगड़ी पैदा हुई हूँ। तो वो ये था कि उस प्रोफ़ेशन के मैं लायक नहीं हूँ, जो मेरी माँ करती है, उस काम के लायक नहीं हूँ मैं। हम्म, इसलिए मुझे पढ़ने का मौका मिला, और वो भी बहुत मुश्किल से मिला है। तो मेरे लिए ये भी थोड़ा, मैं नहीं पूछ पाई क्या था, क्या करती हैं, क्या नहीं। फिर वो बात चली गई। अभी जैसे मैंने कहा मेरा थोड़ा विद्रोही स्वभाव था। अर्ली एज में हमने घर वालों से ज़िद करके, और हमारी एक उस ज़माने में लव मैरिज हमने कर ली, तो बड़ी ख़तरनाक बात थी। इससे भी बुरी बात थी। और थोड़ा-सा हमारे बीच में फ़र्क था जातियों का, इतना ज़्यादा नहीं, पर मतलब एक ही बिरादरी के हम 2 हिस्से थे, पर कोई तैयार नहीं था। हम्म, फिर भी हुआ, और वो बहुत अर्ली एज थी। मैं मतलब मैं जब 16 साल की हुई तो मेरी बेटी हो गई थी तब तक। अब ओह, नहीं इमेजिन उस ज़माने में कौन आवाज़ उठाता था Correct. बाल विवाह हो रहा है? अभी बाल विवाह वाला खुद कह रहा है, हमारी मदर ने कहा धक्का दे दो, जैसे जाए तो दो धक्का इसको बस। My God. हाँ, कहते हैं तो हो जाए। तो लेकिन थैंक गॉड इतने अच्छे लोग मेरे ससुराल वाले थे, मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे थे। तो फिर वो समय तो बीत रहा था, बच्चों में घुल गए, और अच्छा परिवार मिल गया, घर में बड़े थे, वहाँ सबसे छोटे थे। लेकिन फिर शायद प्रभु को तो लगा कि ये अभी गलत हो रहा है। हमारे पड़ोस में एक महिला रहने आ गई, और हमसे लगभग दुगनी एज की थी, और हमारा बेटा हुआ था, दूसरा बच्चा हमारा।
उसको खिलाने लगी थी। वैसे वो झाड़ू पोछा कहीं करने जाती थी और बहुत सुंदर थी, मतलब ऐसे लगती, बहुत अच्छा सा उनका व्यक्तित्व मुझे लगता था हमेशा, लगता नहीं था कि ये झाड़ू पोछे वाली हैं। तो मेरे से बातचीत होती रही, मेरे बच्चे को खिलाती रहीं। तो फिर एक दिन उन्होंने लगभग 5-6 महीने ऐसे ही बीत गए, तब उन्होंने बताया कि मैंने कहा तुम लगती तो नहीं हो ऐसी, तुम्हारे कौन घर वाले हैं, कौन यहाँ जो तुम्हें छोड़ गया, वो पति भी नहीं आता तुम्हारा। तो उसने फिर मुझे कहा कि देखो, बहुत बात मैं नहीं कहूँगी, पर मेरा बाप एक पुलिस वाला था और उसकी किसी से रंजिश हो गई, तो मुझे उस रंजिश में मुझे उठा लिया। मैं 8 साल की थी और फिर मैं कभी नहीं लौटी। और लौटी तो मैंने कहा फिर यहाँ तक कैसे आई? अच्छा, मेरी जानकारी उस समय तक इतनी थी बस केवल कि यही एक बाज़ार है मेरठ का ही, और कहीं हिंदुस्तान भर में नहीं है, यही बदनाम जगह है। उसने फिर बताया कि मुझे कहीं बेच दिया, वहीं मैं बड़ी हुई, वहीं मैं धंधे में लग गई। अब चूँकि बहुत खूबसूरत थी तो मेरे कस्टमर्स भी ज़्यादा थे, और चूँकि भागने की कोई गुंजाइश नहीं थी तो मुझ पे विश्वास भी था। ऐसे में किसी दिन कोई आ गए सज्जन, वो तो मुझे नहीं पहचान पाए, पर मैं पहचान गई कि वो मेरे गाँव के थे, और मैंने उनको चाचा जी कह के बुलाया और बताया कि मैं उनकी बेटी हूँ। थोड़े नानू करके बाद जब मैंने सारे सिम्पटम्स बताए तो वो मान गए कि हाँ, ये उनकी बेटी है। तो देखिए, इतना बड़ा वो मेरे लिए पहला ऐसा कड़वा सच था। तो उसने कहा वो तो सब ठीक चाचा जी, लेकिन देह धर्म अलग। इसके लिए पैसा दिया, वो मेरे साथ बैठे और हर रोज़ आते रहे, और हर रोज़ मुझे आश्वासन देते रहे कि मैं निकालूंगा तुम्हें, एक दिन मैं निकाल दूंगा। फिर उन्होंने एक दिन कहा, 3-4 महीने बीत गए थे, मैं भी निराश हो गई थी, ये निकालेंगे नहीं, ये तो अपना आते हैं इसीलिए। तो फिर उन्होंने एक दिन कहा कि कल सुबह 4 बजे मुझे मिलना, मैं तुम्हें वहाँ पे मिलूँगा आगे कोने पे, और पैसा वैसा ले लेना, क्योंकि देखो मैं तो शादीशुदा हूँ और अपने घर तो नहीं ले जाऊँगा, लेकिन कहीं तुम्हें रखूँगा तो तुम्हें खर्चा वर्चा सब चाहिए तो तुम रख लेना। वो नहीं जानती थी वो सज्जन क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। वैसे वो गवर्नमेंट जॉब में थे। उन्होंने वहाँ से ट्रांसफ़र अपना 6 महीने जो लगाए मेरठ लेने के लिए लगाए। मेरठ के लिए उन्होंने ट्रांसफ़र ले लिया और उस महिला को वहाँ लेके आ गए। उसके बाद वो शायद उनके रिटायरमेंट के 6-7 महीने रह रहे थे। इस बीच उन्होंने सब पैसा वैसा उससे समेटा, उसके जेवर जो लेके आई थी वहाँ से वो सब समेटा, और एक दिन भाग गए, मतलब रिटायर हो गए, चले गए। और फिर लोग मुझसे पूछते हैं कि वो कौन है जो एक ट्रैफिकर होता है, कहाँ से आते हैं? तो देखिए, ट्रैफिकर कहीं से स्पेशली बन के नहीं आते। आपके इर्द गिर्द आप देखेंगे तो ऐसे भेड़िए, ऐसे नरपिशाच बहुत पड़े हुए हैं। तो ऐसे में कोई और खड़ा होता है, वो कहता है कि देखो तुम्हारा पति तो था नहीं, तुमको छोड़ के चला गया, और मेरी शादी भी नहीं हुई, मैं तुम्हें रखूँगा, लेकिन इस गली में नहीं रख सकता, आगे कहीं रखूँगा ताकि मेरे घर वाले एतराज़ करें तो ना हो। और वो भी इस उम्मीद में लेके आया कि इसके पास अभी कुछ बाकी होगा। और वो फिर हमारे गली में लाके उसको किराए पे रखा। वहाँ से बस आता वो कभी कभी, लेकिन उसे लिख गया था कि इसके पास पैसा वैसा तो है नहीं। फिर कुछ दिन बाद हमने सुना कि उसी ने बताया कि उसने तो शादी कर ली कहीं और ये अपना झाड़ू पोछा करके, मतलब इसने हर चीज़ ये कोशिश की कि मैं उस गलीज पेशे में वापस ना जाऊँ। और ऐसी में उसने एक दिन मेरे से एक ऐसी मांग रख दी, उसने कहा कि मुझे मेरा घर मिलाओगी एक बार। उसने तो धोखा किया, और मैं क्या, मेरी 18 साल की उम्र, और मुझे यही नहीं पता मैं क्या कह रही हूँ। और देखिए, हम दोनों पढ़ रहे हैं, वो भी पढ़ रहे थे, मैं भी, हमारे पास कोई गुंजाइश ही नहीं थी कि हम परिवार वालों से ये एक्स्ट्रा बात के लिए कहेंगे भाई हमको लेके चलो। फिर भी मैंने उनसे जिद की, मैंने कहा एक बार पिताजी को बात करके देखो, इसके घर लेके चलते हैं, क्या पता है। हमने उनको नहीं बताया कि ये ऐसे इस जगह से, हमने कहा देखो बहुत गरीब है और इसका घर बहुत अच्छा है, हो सकता है इसके घर वाले इसको रख लें। तो थोड़ी नानुकर के बाद हमारा फैमिली तैयार हो गई और हम लोग लेके चले गए। अब मुझे बिल्कुल सोच नहीं थी मेरी ये कि वहाँ जाके क्या होने वाला है। वहाँ हम गए, खबर भिजवाई हमने ग्राम प्रधान के हाथों उनके यहाँ कि भाई ऐसे ऐसे वो लोग आए हैं आपसे मिलने, स्पेशली उनके नाम से कहा। तो वो आगे बोले वहीं रुको, आ गए। बहुत सब हुआ। 2 टीनेजर बच्चे थे, लड़के, जो बिल्कुल बहन की सूरत पे मिल रहे थे, यानी बाद में हुए होंगे, बेटे थे उनके, और बड़ा रोना धोना सब हुआ। बहुत मुझे भी खुशी सी हुई कि अभी अपने घर चली जाएगी, लेकिन उन्होंने मुंह फेर लिया, कहा कि नहीं हम नहीं रख पाएंगे, मानते हैं हमारी बेटी, हम नहीं रख पाएंगे। मुझे जिद हो गई, मैंने कहा क्यों नहीं रखेंगे, ऐसा क्या है? तो उन्होंने कहा हम क्या मुंह दिखाएंगे लोगों को। मैंने कहा 8 साल की बच्ची कोई भाग थोड़ी गई थी कि आप मुंह नहीं दिखा सकते। और अभी देखिए 50 साल पुरानी अगर मैं बात करूं तो उस समय कहीं जाना लड़की का बड़ा बुरा हो जाता था। तो मैंने कहा क्यों नहीं रख सकते? उन्होंने कहा नहीं रख सकते बस। मैंने कहा आप कहना कि हमारे घर रह रही थी,
मुझे पता ही नहीं कि इस बीच मेरे सास ससुर क्या सोच रहे हैं, उनके मन में क्या आ गया ये सब बात सुन के। तो मैंने कहा वो कहो कि वो उनके घर पे झाड़ू पोछे का काम कर रही थी, वहीं रह रही थी। बोला ना, और मुँह फेर के चले गए और उसको कोई रास्ता नहीं था। लेकिन बात यहीं ख़त्म नहीं होती। उसके बाद तो जो मैराथन हमारे यहाँ बहस शुरू हुई है, तो घर आते आते तक भी बंद नहीं हुई। और बताया नहीं कि ये ऐसी औरत है और इससे संबंध रख रहे हो, बच्चा इसको खिलाने को देते हो, और ये मतलब कह रहे थे मेरे हस्बैंड को, लेकिन वो सुनाया मुझे जा रहा था, टारगेट मैं थी। और हमारे यहाँ पर्दा प्रथा है, सब सुनती रही घूंघट के भीतर से। लेकिन उसके बाद में घर आने के बाद और ज़्यादा चली वो बात, और क्या बकवास थी और कैसे लेके गए। जो फटकार पड़ रही है हमारे हस्बैंड को, इनडायरेक्टली हमको पड़ रही है वो, उनको सीधे सीधे उनके ज़रिए हमें सुनाया जा रहा है। लेकिन वो हम पे तो जो असर पड़ना था पड़ा, लेकिन वो समझ गई थी, क्योंकि उम्र दराज थी, कि ये सब बहुत गलत हो रहा है। और वो चली गई, निकल के वहाँ से चली गई। मुझे सुकून हुआ, मैं सच ये नहीं कहूँगी कि मुझे नहीं हुआ, मुझे बहुत सुकून मिला। मैंने कहा चलो अब ये सवाल ख़त्म हो जाएंगे, थोड़ी सी डांट पड़नी थी वो पड़ गई, अब तो कोई नहीं कहेगा कि जो हो गया गलती होगी, सॉरी कह दूँगी सुबह सबको। सुबह पता लगा सबको, चली गई, सबने सुकून की सांस ली, मुझसे किसी ने कोई सवाल नहीं पूछा। उसके बाद में ऐसे साल भर बीत गया, मुझे कभी याद भी नहीं आई उसकी, फिर से उस बाज़ार की कभी याद नहीं आई। मतलब देखिए 5 साल से लेके मैं 19 साल में चली गई थी, और सिलसिला नहीं जैसे ख़त्म हो रहा था। उसके बाद में वो एक फिर आती है भाई दूज के दिन, और ठीक ठाक कपड़े पहन रखे उसने, और कुछ फल वल मिठाई ले रही है। उसके साथ एक आदमी था नौकर जैसे, जो सामान लाद के ला रहा था, और आके उसने बड़े खुशी से मुझे कहा, मेरे बेटे को गोविंदा बुला दी थी कि मुझे गोविंदा को दिखा दो, मुझे टीका करना है उसको। और मेरे भाई तो छूट गए, मेरा भाई वो मैंने उसी वक्त मान लिया था। मैंने कहा पहले ये बताओ कि पता नहीं क्यों मुझे जिद हो जाती थी बात की। मैंने कहा पहले मुझे बताओ कि तुम कहाँ थी अब तक, और अभी तक तो तुम्हारे पास कुछ नहीं था, ये सब कैसे जो तुम पहने हुए हो ये। तो उसने कहा कि देखो मेरे माँ बाप जिन्होंने पैदा किया उन्होंने नहीं रखा, तुम पे मैं बोझ क्यों बनती कि तुम्हारी गृहस्थी बिगड़ने जा रही थी। और फिर जहाँ से आई मैं वहाँ चली गई। तो मेरे लिए बड़ा शॉकिंग था। मैंने कहा ये तो कौड़ी बाज़ार में चली गई फिर से, अब मैं कैसे घर में रखूँगी, कैसे इसको बेटे को दिखाऊँगी, मुझे तो जान से ही मार देंगे अभी सब। तो अच्छा बेसिकली हम लोग किसान परिवारों से हैं, दोनों ही फैमिलीज़, तो थोड़े से दबंग बदतमीज़ भी हैं हम। तो मैंने कहा भैया मेरा तो अंतिम समय है ये। मैंने उसको कहा, मैंने कहा ना तो मैं दिखा रही हूँ उसे, ना टीका करो, अपना जाओ उठाओ सब सामान यहाँ से। बहुत ही उसने रिक्वेस्ट की, वो नहीं आई, मैंने नहीं रहने दिया उसे। अच्छा ये था कि सारी फैमिली, चूँकि सब घर में शोर शराबा सब, तो पता नहीं लग पाया, मैं ऊपर थी, और वो चली गई वापस। लेकिन जब वो आंगन है, जैसे गांव में घर होते हैं बड़े, तो आंगन के बाद दरवाज़ा था, मैं देख रही थी ऊपर से, तो वो उसने मुझे जो पलट के देखा ना, वो मैं कभी नहीं भूली। फिर उसकी आंखों में आंसू थे, बहुत सारी शिकायतें चेहरे पे थी, और मुझे ऐसा लगा कि जैसे मतलब पता नहीं क्या कर दूँ मैं, अभी इसको भाग के ले आऊँ, कोई हिम्मत नहीं थी मुझ में। वो चली गई। फिर बरसों बरस बीत गए, बहुत सारी जिम्मेदारियाँ थी, देवर थे, ननद थी, शादियाँ हुई उनकी, क्योंकि सोशल स्टिग्मा भी था कि भाई उनकी शादियाँ नहीं होंगी अगर ये रह जाएगी, समझ में आ रहा था धीरे धीरे। फिर सास ससुर नहीं रहे, और मैं लगभग 29+ थी। मैंने एक दिन इनसे कहा, बच्चे स्कूल जाने लगे थे, अपने हस्बैंड को बोला कि मैं उसको ढूंढ लूँ। मन में फांस थी, ख़त्म ही नहीं हो रही थी। अकेले में इस कदर मुझे वो सब चीज़ें कचोटती थी कि मैंने क्या किया। और ऐसे 10 साल बीत गए थे। उन्होंने कहा पहले किसे, मैंने उसका नाम कहा, मैंने कहा उसको, तो उन्होंने कहा ये देखो जाओ, वो हंस पड़े कि जाओ ढूंढ लो। वहाँ से पिट के आई, मार खा के आई, कपड़े फटे, कुछ भी हुआ, यहाँ के अगर रोई तो दोबारा नहीं झाँकोगी वहाँ पे, जाओ ढूंढ लो, आज कहिए। मैं चली गई। एक पल को तो मुझे लगा पता नहीं क्या होने वाला है, जिस जगह पे आज तक किसी ने देखने को भी मना कर दिया, मैं उस पर चढ़ने जा रही हूँ। और जैसे ही मैं चढ़ने को हो रही थी, तो मुझे अपने एक पड़ोस में रहने वाला रिक्शा वाला दिखाई दिया, आसपास में ही रहता था, वहीं काम वाम करता था। उसने मुझे देखा, तो मुझे लगा कि ये अब घर में सबको कहेगा, आसपास में कहेगा कि वो तो वहाँ जा रही थी। तब तक ये समझ में आ गया था कि उन जगहों को कोठे कहते हैं, ये भी समझ में आ गया था कि औरतें कुछ और भी होता है वहाँ। लेकिन मैंने सब दिमाग से झटक दिया कि मुझे तो उसे ढूंढना है बस। मैं चली गई, जाके अजीब से मैं मतलब
ऐसे हन्नों की तरह मुझे देख रहे हैं, भाई कौन हो तुम, यहाँ क्यों आई हो? मेरे पास कोई जवाब ही नहीं है। मैंने कहा ऐसे ही आई हूँ। कहाँ रहती हो? कहीं पास में मेरा घर है, थोड़ा सा दूर चलेंगे तो वहाँ पीपल के पेड़ के आगे मेरा घर है। तो मैं कि अरे तुम जाओ, यहाँ कहाँ से आ गई, जाओ यहाँ से। फिर मैं थोड़ी देर बेशर्मी से बैठी रही और फिर जैसे मुझे लगा ये तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ रही, कुछ भी नहीं कह रही। फिर मैं उठ के चली आई। फिर मैं अगले दिन दूसरी जगह गई, तो हर जगह गई मैं, इतने धक्के खाए, इतनी गालियाँ खाई, यहाँ तक सुना कि अब तुम कमाना चाहती हो तो टाइम से शाम को आया करो ना। मतलब मुझे ऐसी ऐसी बातें कही गई। एक बुजुर्ग महिला थी, उन्होंने मुझे कहा बेटा तुझे देख के मुझे थोड़ा, क्योंकि मैं हमेशा उनके पैरों को हाथ लगाती थी, कभी भी गई उस जगह, वो हर जगह मिलती थी मुझे, और शायद उनको लीड कर रही थी, कभी भी जाऊँ किसी भी जगह मिल जाती थी, तो मैंने हमेशा उनके पैरों को हाथ लगाया। तो ये कहती थी हम बहुत ख़राब होते हैं, और पैर मत छुआ कर, और तू भले घर की लड़की है, बहू है, और मुझे पता है तुम किन की बहू हो और किन की बेटी हो, बस ही हमारे घर थे, तो तू जा अपने घर, ये अच्छी जगह नहीं है, तेरे लायक नहीं है, और क्या करना चाहती है मुझे ये नहीं समझ में आ रहा। फिर मुझे सडन कुछ नहीं सूझा, मैंने उनसे कहा कि मैं ये छोटे छोटे बच्चे सारा दिन इधर उधर घूमते हैं, मैं इनको पढ़ाना चाहती हूँ और मुझे कुछ नहीं करना, ना मुझे पता क्या करना है। मैंने कहा मैं क्या करूँगी यहाँ पे, ये औरतें मुझसे गंदी संदी बातें करती हैं, पर मुझे तो इन बच्चों को पढ़ाना है। तो उन्होंने कहा ये ना पढ़ने की है, तुझे पढ़ाना है पढ़ा ले, तेरी मर्जी, पर ये कोई नहीं पढ़ने का, तेरी मर्जी। शर्त यह है कि एक का बच्चा दूसरे के कमरे पे नहीं जाएगा। अगर इसका बच्चा है तो यहीं पढ़ाएगी, चाहे एक हो या दो हो, दूसरे का उसके घर पढ़ाएगी। ये बहुत बाद में समझ में आया कि ये उनकी बिजनेस राइवलरी है। ओके। एक की बात दूसरी जगह ना चली जाए बच्चों के जरिए। बेवकूफ़ हैं, मैं भी तो हूँ, मेरे जरिए भी तो जा सकती है, लेकिन उनको ये लगा। धीरे धीरे रास्ता खुला, मैंने हर कमरा देखा। ऐसे 2 साल बीत गए, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था मैं क्या कर रही हूँ। पढ़ाने वाला मटेरियल मैं हूँ नहीं, मैं पढ़ सकती हूँ, मुझे ताउम्र पढ़ा लो, मैं आज भी पढ़ रही हूँ, लेकिन मेरे बस की मुझे कोई कहे कि बच्चे पढ़ा दो, ये बहुत बुरा काम है मेरे लिए। लेकिन मैं पढ़ा रही थी बच्चों को ज़बरदस्ती, क्योंकि कोने में देखती थी, हर जगह झांकती थी, कहीं दिख जाए वो मुझे कहीं नहीं दिख रही थी। ये समझ ही नहीं आता था कहीं और भी हैं ऐसे बाज़ार, वो वहाँ भी हो सकती है। फिर एक दिन मुझे मेरे एक ममिया ससुर थे, उन्होंने कहा बेटा तू वहाँ जाती है, ऐसा नहीं है कि हम तेरी उसका सम्मान नहीं कर रहे, तू क्यों जाती ये भी मुझे समझ आ रहा है। एडवोकेट थे वो, तो उन्होंने कहा मैं तुझसे ये कहूँगा कि अगर वहाँ करना है कुछ तो फिर एक संस्था बना, उससे तू थोड़ा सा ऑथेंटिक हो जाएगी और लोगों को जवाब देना तुझे आसान हो जाएगा, और जो लोग उसमें जुड़ेंगे वो उन लोगों का भी तुझे सपोर्ट हो जाएगा। तो मुझे तो ये भी नहीं पता था ये क्या होता है, और मेरे शहर की वो पहली संस्था फिर उन्होंने बनवाई। इससे पहले कोई मतलब होंगी जो कॉलेज चलाते हैं उनके ट्रस्ट होंगे, मंदिरों के ट्रस्ट होंगे, लेकिन सामाजिक संस्था अगर कहूँ तो शायद नहीं थी। पहली संस्था, पहली बार ये संकल्प का गठन हुआ, उसमें 10-12 लोग हुए, लेकिन वो सब ऐसे थे, बोले वहाँ नहीं जाएंगे, रख लिया तुमने बड़ी अच्छी बात है, लेकिन तुम सोचती हो वहाँ तुम्हारे साथ जाएंगे। मन का मत जाओ, मैं तो अकेले जाती रहूँगी। फिर धीरे धीरे कारवां बना, कुछ महिलाएं जुड़ी। एक मेरे साथ जो महिला हैं ये मेरे शुरुआती दौर के साथ हैं, और फिर हर कमरे पे मुझे उस जैसी बहुत दिखी। और 96 में मैंने जब पहला रेस्क्यू किया तो उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि जैसे बड़ा सुकून मिला हो कि मैंने उसके प्रति जो अपराध किया था, कहीं होगी तो ज़रूर सुन रही होगी कि मैंने एक लड़की को निकाला उस गली ज़िंदगी से जिसको उसको नहीं निकाल सकी। फिर वो सिलसिला चल निकला। फिर तो मुझे हर लड़की में वो दिखाई दी। जब भी एक लड़की निकालती, उस रात मैं उससे धन्यवाद करती कि तूने मुझे रास्ता दिखाया, और शायद इसीलिए तुमने अपनी बलि दे के। लेकिन उससे पहले मैं ये कहूँगी आप लोगों को, मैं सभी पॉडकास्टर्स को बहुत थैंक्स करती हूँ कि आप लोगों के ज़रिए ही मुझे अभी 2 महीने बीत रहे हैं, ये पता लगा कि वो उनके जो तथाकथित पति दूसरे वाले थे, उन्होंने मुझे फ़ोन किसी से कराया, वो खुद तो बीमार है शायद, और कहा कि भाभी वो गुज़र गई, आगरा में गुजरी हैं वो, जिन्हें आप ढूंढ रही हो इतने बरस से, और वो आगरा थी, लास्ट टाइम उनका आगरा में गुजरा। तो मुझे थोड़ा सुकून ये हुआ कि वो अब इस दुनिया से रुखसत हो गई, मतलब इस गंदगी से रुखसत हो गई। बस समाज ने, ऊपर वाला तो सबको एक साथ समझ के अपनी गोद देता है। तो बस फिर तो इस सिलसिला कभी रुका ही नहीं लगातार चलता रहा। हज़ारों लड़कियाँ निकाली, इतनी मतलब निकाली ऐसे नहीं कि रेड कर दी और प्रशासन के साथ ले, कभी नहीं। जो निकलना चाहती है उसके साथ चाहे 2 महीने लगे, 3 महीने लगे, 4 महीने लगे, उसको कन्विंस करने में। मालकिन की नज़रों से भी बचना था, क्योंकि वो क्यों चाहेंगी मैं उनकी किसी लड़की को निकालूं। और 562 लड़कियां
मैं निकाल पाई। हालाँकि बहुत बड़ी ये श्रद्धा नहीं है। लोग तो शायद 4-4 5-5 हज़ार लड़कियाँ निकालने की बात कर रहे हैं, मैं नहीं निकाल पाई। लेकिन मेरी 562 में से एक भी वापस नहीं आई। बस ये मुझे सुकून है कि चाहे उनका घर बसा हो, चाहे उनका होम प्लेसमेंट हुआ हो, पर वो कभी वापस इस गली ज़िंदगी में नहीं आई। और जब तक ज़िंदा हूँ तब तक चलेगा। तो ये मतलब पहले तो मैं ये बड़ा ही इमोशनल है, मतलब ये सब चीज़ों पे बात करना, और वो मैं आपका पेन समझ पा रहा हूँ कि आप कैसे उसको मतलब हालांकि मेरे लिए कहना बहुत आसान है ये सब, लेकिन आई डोंट नो मतलब मैं क्या बोलूँ। कुछ बोलने की वो नहीं है, लेकिन मैं अगर कहूँ कि शायद इतने बरसों में, 32 साल में, मैंने एक काम तो बस केवल इतना किया कि फैमिली को बिल्कुल दूर रखा। तुरंत शहर छोड़ा। हमारा गांव बिल्कुल लगा हुआ है, जैसे नोएडा में बीच में आ जाते हैं ऐसे है अंदर। गांव में शिफ्ट किए 2-3 साल बाद ही, क्योंकि मुझे हमेशा वो जो हमारे मैनेजर थे वो हमेशा बताते थे, बेटा ऐसी जगह है, ख़तरनाक लोगों की जगह है, तू जाती है, हम लगातार हम तुझे देख तो रहे हैं, लेकिन फैमिली को बचाना ज़रूरी, छोटे छोटे बच्चे हैं। मेरे लिए बड़ा वो था। अब सोचिए 32 साल पहले कहाँ इतना एजुकेशन, इतना कन्वीनियंस कुछ भी नहीं था, तो ट्रांसपोर्टेशन की बहुत दिक्कतें थी, पर फिर भी मेरे बच्चे, और मैंने बच्चों की तरफ कभी देखा नहीं, मतलब नहीं, कभी देख ही नहीं पाई वो क्या पढ़ रहे हैं क्या नहीं पढ़ रहे हैं। और शायद ऊपर वाले ने अपना हाथ रख दिया था। और वेल सेटल्ड हैं मेरे बच्चे, IITian हैं, बहू भी IITian है, अपनी कंपनियां हैं उनकी 2-2। और भगवान को धन्यवाद करती हूँ, तुम जहाँ भी हो, कभी दीपक भी मुझे जलाना याद नहीं रहता, लेकिन उन्होंने हाथ पकड़ा, या उन बेटियों की दुआएं मेरे बच्चों को लगती रहीं। और क्योंकि मैं हमेशा ये सोचती हूँ कि अगर मेरी फैमिली पे अटैक होता तो शायद मैं नहीं कर पाती, फिर छोड़ देती मैं। हालांकि जो उनका बचपन था, कभी कभी मेरे बच्चे कहते हैं कि मम्मी जब तुम्हारे पास खेलने का वक्त था तो तुम थी नहीं, हम चाचियों के साथ चाचाओं के साथ पले बड़े, जॉइंट फैमिली है हमारी। पर मेरे लिए सुकून है कि वो बच्चे मुझ पर गर्व करते हैं। मुझे पता मम्मी आपने समय भले ही नहीं दिया, लेकिन दिशा दी हमेशा। मैं रात को पहुंचती 10 to 5 की तरह जॉब किया, और फिर शाम को पहुंचती तो हमेशा बस ये कहती, बेटा मुझे पीछे मुड़ने में मजबूर मत करना, बस इतना ध्यान रखना कि मैं पीछे मुड़ूं, क्योंकि वहाँ भी तुम्हारी जैसी बेटियाँ हैं, मेरी 2 बेटियाँ। और शायद ऊपर वाले ने पकड़े रखा हाथ, तो सब सेटल है। तपस्या से कम नहीं है काम। क्योंकि कभी आती तो ढके मैं हमेशा दुपट्टा रखती हूँ कोई ना कोई साथ में। वैसे भी 1-2 जोड़ी कपड़े हमेशा रखती हूँ, क्योंकि कब रेस्क्यू करना पड़े तो बच्ची को देने पड़ते हैं। तो दुपट्टा इसलिए कि कब मेरे कपड़े फटे हो और मैं घर में घुसूँ मेरे बच्चे देखें तो वो ना हो। ऐसा कभी हुआ है? बहुत बार इतना अच्छा। कि पीछे से खींच दें, मतलब साड़ी तो फटेगी लेकिन ब्लाउज फट जाए, आदमी शर्मिंदा हो जाए। तब मैं शर्मिंदा नहीं हुई कि इन बेटियों का तो हर रोज़ कपड़े फटते हैं। मैं तो एक माँ जैसी हूँ, तो इनके संरक्षण में अगर फट भी जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कभी नहीं लगा। और देखिए मेरा बड़ा रिवार्ड ये होता है कि कभी एक बार मैंने एक लड़की को निकाला, तो पीछे से जीने से, छोटे जीने होते हैं इतना छोटा, और ऊपर से वो चढ़ के, मतलब 100-150 साल पुरानी वो है जगह, तो वो जीने बीच में ईंटों के बने जीने हैं और बीच में से घिस गए, प्लेन हो गए, तो उस पर उतरना बहुत मुश्किल होता है। चढ़ तो जाए आदमी, उतरना बड़ा मुश्किल रहता है, तो फिसलने का डर और दूसरी चीज़ों का। लेकिन बहुत बार मेरे कपड़े, एक बार इतना ज़्यादा फटा कि मैं बिल्कुल, मुझे लग रहा था कि कैसे होगा। साड़ी वाड़ी मैंने ढक ली। तो उससे बड़ी बात यह है कि मैं नीचे वालों को हमेशा दोष देती हूँ, जितने दुकानदार हैं, कि तुम चाहते तो ये बाज़ार नहीं होता। तो लेकिन उन्होंने आगे बढ़कर एक आए और उन्होंने ऐसे सिर पे वो बांधा हुआ था साफा, उतर के मेरे ऊपर डाला। तो वो मुझे पल मैं कभी नहीं भूली। उसको मीडिया ने भी बहुत कैप्चर किया। तो मैंने कहा, मैं पता नहीं लग रहा था मुझे कि ताऊ जी कहूँ चाचा जी कहूँ। फिर मैंने कहा चाचा जी मुझे नहीं पता, पर अपने, अरे तो चाचा जी कहती हो तो बेटी का सम्मान नहीं करेंगे तो किसका करेंगे? ये तेरे हिस्से में काम है, ये हमारे हिस्से में है नहीं, ना हमारा भाग्य है ये। तो ये ऐसे मुझे किसी रिवार्ड की कोई इसलिए ज़रूरत नहीं हुई। ये तो सैकड़ों मिले, पर उनसे बड़े कोई रिवार्ड नहीं जब वहाँ के लोग मुझे धन्यवाद करते, या कभी कभी मैं उन्हें शर्मिंदा करती। मैंने कहा आपको शर्म नहीं आती?
कोई बेटी आ जाती है, कभी फ़ोन भी नहीं करते। तो उनकी झुकी निगाहें भी मुझे करती हैं सुरखरू। पर बहुत से पल ऐसे भी आए कि जहाँ यूँ तो भाई मान लो मुझे जान से मार दिया गया, लेकिन मैं ज़िंदा हूँ आप सबके सामने। और अभी तो पहले वैसे कहते थे लोग कि आप आयरन लेडी हैं, लेकिन अभी तो हूँ, क्योंकि मेरे इतनी रॉड हैं शरीर में ये देखिए शिकंजा है पूरा। मैं इस घड़ी के बिना इस हाथ को सर्वाइव नहीं कर पाती हूँ, इसको बांध के रखती हूँ, दर्द इतना ज़्यादा इसमें। ये देखिए, ये जो है ना, ये पूरा एक वो लगा हुआ है शिकंजा यहाँ पे है। ओके। ये जो ऐसे है, ये ऐसे ये शिकंजा है हाथ में ओह। अंदर स्टील का, तो ये थोड़ा दर्द करता है, सर्दी में ज़्यादा करता है। बच्चे कहते हैं मम्मी ठंडी हो जाती है स्टील इसलिए तो वो कोई बात नहीं, बिल्कुल मर गए थे तो जिंदा है उन बेटियों के भाग्य से कि शायद अभी कुछ और बचाना बाकी है। इसका कोर रीज़न क्या है ये सब होने का? देखिए, सच कहूँ तो एक ज़माने में तो शायद ये लोगों की ज़रूरत के हिसाब से था, जब मनोरंजन के दूसरे साधन नहीं थे, तो नाचना गाना भी था, वो तवाइफी दौर था। और मैं उस सब दौर की इतनी मतलब बदकिस्मत हूँ कि मैं उसकी साक्षी हूँ। नाचा गाना मेरे सामने हुआ, नथ उतराई के टाइम मैं थी वहाँ, लेकिन धीरे धीरे वो बदल के कैसे देह व्यापार में टोटली बदला, ये इतना ख़तरनाक है। क्योंकि देखिए दूसरे साधन आ गए। पहले खाली गाना आदमी सुनता था रेडियो पे, फिर टीवी आया तो आपको दूसरी चीज़ें देखने को मिल गई, फिर और चैनल्स चले, और अल्टीमेटली अल्ट बालाजी आए। सब कुछ परोस दिया उन्होंने कि पत्नी एक के पास है तो दूसरे के चली गई, दूसरे से फिर वापस उसी के पास लौट आई। मुझे हिंदुस्तान का कोई ब्रॉड माइंडेड ऐसा मर्द नहीं दिखाई देता जो एक रात पत्नी किसी और के पास रह आई हो, अगले दिन रख ले उसको, तुरंत तलाक मांगेगा उससे। फिर भी उन्हें दिखाया, लोगों ने एक्सेप्ट किया और बड़ा चले सब कसौटी ज़िंदगी की टाइप की चीज़ें। तो अभी तो सरकार को धन्यवाद है कि उस पर बैन लगा दिया, लेकिन कब, जब हम लुट गए और राह साह का सारा OTT ने पार कर दी। हम फिल्मों पे फिर भी ये सोचते हैं सेंसर है कि एक किसी ने गाली भी दी तो वो बीप हो गई, लेकिन वहाँ तो सेंसर ही नहीं है। आपके बेडरूम में आपको सब कुछ परोस के दे रहे हैं, कब आपका बच्चा आ जाए कुछ देखना भी चाहे तो नहीं देख सकते आप। घर में कोई और आ जाए कि जिसके सामने आपको अपनी लिहाज रखनी है तो आप नहीं देख सकते। और ख़ास तौर पे हम जैसे परिवार जो हम मतलब थोड़ा देहाती टाइप के लोग हैं, तो हमारे लिए तो वो घर में होना ही ऐसा गुनाह। और ऐसा है नहीं कि भैया कोई वाईफाई सबके घरों में नहीं लगे हुए या ये OTT सबके घरों में नहीं है, तो वो भी एक बड़ा इशू है कि कब क्या हो जाए। हमारे घर में शादी ब्याह हो तो मैं OTT का कनेक्शन हटवाती हूँ, कि मैंने कहा नहीं हटा दो इतनी देर, भैया कोई पता नहीं किसका बच्चा क्या देखेगा इसमें क्या नहीं, समझ कर। तो वो सब हमको परोस दिया, वहाँ तो कोई इस काम से जा नहीं रहा। अब वो लोग जा रहे हैं वहाँ जो रिक्शे वाले हैं, ठेले वाले हैं और प्लम्बर हैं, ये इस तरह का जो हैंड टू माउथ लोग हैं, शाम तक 500-600 रुपये कमाना, 250 रुपये 200 से 250 वहाँ खर्च करने हैं, 100 रुपये की शराब पीनी है और 100 घर के लिए लेके जाने हैं, फिर बीवी को पीटना। तो ये अब सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट नहीं, ये कमज़ोर पे ताकत की आजमाइश है। अब वहाँ केवल वो आदमी जाता है जिसको, जो घर में बीवी के साथ नहीं कर सकता। सड़क पे उसे लोग अपमानित करते हैं, जब एक गाड़ी जा रही हो और एक रिक्शे वाला जा रहा हो, गलती गाड़ी वाले की हो लेकिन रिक्शे वाले को 2 डंडा पुलिस वाला मारेगा, उसकी फ्रस्ट्रेशन निकालने वो वहाँ जाता है। वो कोई नहीं है वहाँ पे कि जो उनको स्त्री की तरह देखने जाता है। वहाँ इसका कुछ महत्व नहीं है। आप कैसी भी बदसूरत हों, सांवले हों, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। बस आप इतने से इतने को आपको दबा के देखेंगे, आपको ये देखेंगे कि आप आलू टमाटर प्याज की तरह की सड़े तो नहीं हैं कहीं से, आपको मतलब आप अच्छे से होने चाहिए, साफ़ सुथरे। आप कैसे भी हों, आपने नहाया नहीं है बरसों से, आपके कपड़े गंदे हैं, आपके नाखूनों में पेंट भरा हुआ, पेंट करके आए हैं, या मतलब गंदे आपके पैर हैं, बरसों से नाखून नहीं कटे, लेकिन आप देखेंगे कि वो सबसे गुदाज जिस्म की एक बच्ची हो जिसको आप, और वो उसके पास ना करने का कोई कारण नहीं है, वो किसी भी हाल में ना नहीं कर सकती। कई बार मैं देखती हूँ कि वो देख रही है ऐसे, लड़की उस आदमी को देख रही है और सिर झुका रही है, नहीं कर सकती। या किसी की पदचाप जीने पे सुनाई दे रही है तो ऐसे भाग के जाएंगी। बेशक सब बैठे हैं, हालांकि थोड़ा लिहाज करती हैं मेरा, पर उस वक्त नहीं। उस वक्त तो जैसे उन्हें लगता है कि कस्टमर पता नहीं किसको ले जाएगा, आज का मेरा एक कस्टमर घट जाएगा तो शाम तक पूरा पैसा नहीं हो पाएगा, तो सब भाग के जाएंगी, अपने आप को एक्सपोज करेंगी कि मैं कौन जाएगी ज़्यादा पहले। तो वो ऐसी दुनिया है कि उसको एक घर का आदमी नहीं देख सकता,
जिसकी फैमिली है, लोग कैसे बात करते हैं, उनको खराब औरतें कहते हैं, मगर उन खराब औरतों की आपको अंतरात्मा का पता है कि वो कब का मर चुकी। अगर बच्चे हैं हमारे सामने, लेकिन अगर अपना घर की औरत, अगर पति भी किसी बात पे ज़बरदस्ती करता है तो उसको भी ना कहने का हक है उसे। वो लड़ाई करे, झगड़ा करे, लेकिन उनके पास तो कैसा भी नहीं। वो उनके पिता जैसी उम्र का हो सकता है, दादा जैसी उम्र का हो सकता है, लेकिन उसको उसके दर्द, उसकी किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं है। अगर वो शोर नहीं मतलब उस आवाज़ नहीं है, उसकी चीखें नहीं हैं, तो वो ठंडी है, वो उसको बाहर निकाल देगा, दूसरी लड़की दो, ये नहीं है मेरे लायक। तो अभी मैं कहूँ कि वो अगर पल बहुत बार ऐसा हो जाता है, वैसे तो जनरली कोशिश करती हूँ कि अगर मैं बैठी हूँ किसी कमरे पे तो वहाँ कस्टमर को ना करें वो इशारे से कि कोई आया तो हिला दें गर्दन, लेकिन मैं इग्नोर करती हूँ कि हो सकता है शाम को इनके पास रोटी के लिए पैसा ना रह जाए, मालकिन एक को खड़ा कर दे कि तेरा तो आज पूरा ही नहीं हुआ, तो मैं रोटी कहाँ से मंगाऊँ तेरी। ऐसे में सोच सकते हैं कि मैं देख रही हूँ कि एक 60 साल का आदमी है, हिल रहा है बिल्कुल, पान सा अजीब सा खा रखा, गंदे से कपड़े, और ये वाली दे दे भाई। मैंने कहा ये क्या कर रही हो तुम, इस आदमी को भेजो, हटो यहाँ मत। क्या नहीं दीदी, ये तो आता है दूसरे तीसरे दिन आता रहता है, छोड़ो, पैसे तो अच्छे दिखे जाता है। अच्छा भेज दो। थोड़ी देर बाद मैं उठी नहीं वहाँ से उस दिन, पता नहीं क्यों मेरे मन में ये आ गया। वैसे मैं उठ जाती हूँ, लेकिन मेरे मन में ये आया कि मैं आज इस बच्ची से पूछूंगी कि क्या है ये। तो वो थोड़ी देर बाद मुझे उसकी बड़ी तेज़ चीख की आवाज़ आई लड़की की। वो बैठी आराम से, मालकिन कोई बोल ही नहीं रही है। जब 2-3 बार मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ, मैंने कहा भाई मैं जाऊँ कि तुम जाओगी, इस पर्दे को हटा दूँ, पर्दे ही तो हैं, कुछ और तो है नहीं। मैंने कहा मैं हटाऊँगी पर्दा फिर, और फिर मारूंगी भी, तुम सोच लेना, देखो क्या हुआ बच्ची को। उसने कहा अरे कुछ नहीं, ये बहुत गंदी ज़बान में उसने कहा कि ये ऐसे हैं कि जब तक लड़कियां चीखें ना इनको मतलब वो उनका प्लेजर नहीं है ये। मैंने कहा नहीं, कुछ और बात है। थोड़ी देर में वो निकल के आई बच्ची, बूढ़ा भी निकल के आया, बड़ी बहुत ही कुत्सित सी हंसी हंसते हुए। और बच्ची चूँकि वो इतना सा स्कर्ट पहने हुए थी और उसके पैरों में लहू था, तो हमने कहा पीरियड्स के टाइम में भी तुम लोग नहीं मानते हो? तो उसने कहा नहीं दीदी, ये तो पीरियड्स से तो नहीं थी, क्या हुआ है? वो बेतहाशा रो रही। मैंने कहा बच्चा बता दूँ, मैंने उसे ऐसे गोद में भरा, बता क्या बात हुई है। मैंने कहा ये जाएगा नहीं, इतनी ही बिठाई से कहीं नहीं जाएगा ये। उसने कहा ये देखो, उसके गई उसके पैर के पास, देखो इसका नाखून, इसने पैर के नाखून से मेरे साथ ऐसे किया है। ये इतना बड़ा नाखून, इतना गंदा है, और मैं सारा जख्मी हो गई, मैं चिल्ला रही हूँ, सुन नहीं रहा, मैं हाथ जोड़ रही हूँ। औरत होने पे उसमें शर्मिंदगी होती है। कौन है वो लोग जो इस समाज को देखने वाले हैं, जो सोसाइटी को देखने वाले हैं। वो बहुत पहले से शायद सब लिख गए थे ये कि जिन्हें नाज है हिंद पर वो कहाँ है, ये कुछ एक गलियाँ उन्हें भी दिखाओ, ज़रा उनको उनके घर से निकालो, ये दर्द, ये तन्हाई, ये उनको दिखाओ। देखते हैं आके वो नहीं देखते, उन्हें ख़राब औरतें कहते हैं, उस तरफ देखने को मना करते हैं। मुझे एतराज़ है, मेरी मदर आज होती तो मैं उनसे ज़रूर पूछती, ये ख़राब औरतें हैं कि ये हमारे घर के मर्द ख़राब हैं? तो हमारे ही तो हैं जो जा रहे हैं वहाँ, उनका अपना कोई मर्द नहीं है वहाँ। वहाँ हमारे बाप हैं, हमारे भाई हैं, हमारे पति हैं, बेटे हैं, यही तो जा रहे हैं जो उनको इतना दर्द दे रहे हैं। तो सोचिए ये कैसा सैडिज़्म है कि जहाँ आपको मतलब आपको फिज़िकली कोई आनंद आना नहीं है, लेकिन आपको दूसरे को टीज़ करना है। पैर के अंगूठे से आप कैसे कर सकते हैं ये? तब वो उसने मुझे पहली बार ये कहा, मालकिन ने, वो भी थोड़ा परेशान सी हुई, तो उसने मुझे कहा कि दीदी क्या बात करती हो, ये तो ये कर रही है। लोग पता नहीं क्या क्या छिपा के ले आते हैं, और जिनके बस की कुछ करना नहीं है, लेकिन वो लकड़ी का भी कुछ हो सकता है, कुछ और भी हो सकता है, जो इस तरह से इन लोगों के इंटरनल पार्ट्स में डालते हैं। मैं क्या करूँ, किस किस की तलाशी लूँ और क्या करूँ? तो झेलती हैं बेचारी बच्चियाँ पैसे के लिए। तो ये तो ऐसी दुनिया है, इसका काला सच अगर इन सब के बाद भी लोग नहीं देखना चाहते तो कोई कुछ नहीं कर सकता, कुछ भी। बरसों पहले तो गुरदत्त साहब ये सब कह गए, अपनी फिल्म के ज़रिए कह गए, तब नहीं दिखा तो आज क्या दिखेगा।
और वो किसकी बेटियां हैं? वो भी तो हमारी सबकी हैं ना। जगह जगह लिखा रहता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, रोज शोर मचा रही है सरकार। ट्रक्स के पीछे लिखा हुआ है। लोगों का एतराज़ है कि आप ट्रकर्स को कह रही हैं कि हम ट्रैफिकिंग कर रहे हैं, तो तुम्हारे पीछे क्यों है? और कहीं किसी को जागरूकता नहीं है? किसी सरकारी बस पे नहीं लिखा, किसी प्राइवेट बस पे नहीं लिखा हुआ, किसी की अपनी गाड़ी पे नहीं लिखा हुआ, छोटा सा ही लिख दो, कहीं तो लिखो। अगर सब जागरूक हैं, केवल ट्रक पे लिखा हुआ है, फिर से आप गौर करके देखना सब लोग। केवल चाहे वो जिसको छोटा हाथी कहते हैं, गट्टू हैं, ट्रक्स हैं, चाहे वो 10 टायरा हों 20 टायरा हों, सब पे लिखा है बेटी बचाओ बेटी। सबसे बड़े वही इसके संवाहक हो गए, कंधे पे लेके चल रहे हैं बेटियों की इज्जत को। और फिर मैं ये हमें किसने दिया? किसने हमारे पास इज्जत रखी अपनी? मर्दों के पास क्यों नहीं है? बेटियों के पास क्यों है? क्यों हमें कहते हैं आप घर की इज्जत हैं? हमने कब मांगा कि आप हमें अपनी घर की इज्जत बना लो और ये इज्जत हमारे कंधों पे रख दो? या फिर ये कहाँ लिख रहा है कि हमारे जिस्म में रखी है आपकी इज्जत? क्यों किसी औरत को इस तरह से इतना बर्बाद करने वाला कौन होता है? मर्द ही है ना। और ये तो ऐसे हो गया कि आप किसी फैक्ट्री पे लिखा देखेंगे कि यहाँ बाल श्रम निषेध है, अंदर जाके तो देखिए पहले। थानों पे लिखा रहता है कि दलालों का प्रवेश निषेध है। कौन सा थाना ऐसा जो बिना दलालों के चल रहा है? पुलिस से ज़्यादा वो लोग उनका काम आते हैं। वो नर्सिंग होम्स पे लिखा रहता है, लोगों को है एतराज़। मेरे इंस्टा पे ना जाने क्या क्या लिख के भेजते हैं। नर्सिंग होम्स पे लिखा रहता है यह लिंग परीक्षण नहीं होता, और पेन पेंसिल के ज़रिए सब कुछ हो जाता है। कोई किसी को कुछ कहना थोड़ी है। आप लगा लो वो लगा लो कि ये CCTV कैमरे। आपने पेन उठा लिया तो लड़का हो गया, पेंसिल उठा ली तो लड़की हो गई। उस पर भी एतराज़ है क्या कि पेन पेंसिल ना उठाएं? कैसे साबित करेंगे आप? तो ये एक ऐसा मतलब, और सरकार कैसे करेगी? सरकार के अगर जो उनके सरकार के नुमाइंदे हैं वो अगर हाईवे पे और किसी नग्न लड़की के साथ सेक्स कर सकते हैं, तो फिर आप उनसे क्या उम्मीद करते हैं? या आप ही कई मौजूदा सरकार का अगर कोई मंत्री और विधायक, मैं नाम नहीं लूँगी, वो सबको पता है, और वो विदेशी लड़कियों के साथ डांस कर सकता है इन गाने पे, और वो कैसे अश्लील तरीके से उसके ऊपर शराब फेंकेंगी, फिर उसको कैसे वो उस शराब को चाट रही हैं, क्या कर सकती हैं? क्या आप कहाँ आप क्या सब चीज़ें सो रहे हैं? और हम एक आवाज़ भी नहीं सुनते कि उनको बर्खास्त किया गया, सरकार से, पार्टी से हटाया गया, या कहीं कुछ नहीं, चुप हो जाते हैं सब, है ना। और मैं तो, लोग कहते हैं मीडिया को दुनिया भर की बातें, लेकिन मैं मीडिया को थैंक्स करती हूँ कि मीडिया के लोग ना होते इतने 32 सालों में जितना मेरे शहर की मीडिया ने मेरा साथ दिया। मैं थैंक्स करती हूँ हर बच्चे को, हर उस मेरे भाई को जो मेरे साथ साथ बड़े हुए, जिन्होंने बहुत अर्ली एज में शुरू किया। अगर सुन लिया कि हमारे यहाँ थोड़ा जीजी कहने का रिवाज है, तो थोड़ा जीजी कहीं जा रही हैं तो चलो उनके साथ आ रहे हैं, उनके पीछे पीछे सब लग के आ रहे हैं वहाँ खड़े। वरना मैं तो कब का, मुझ पर मुकदमे तो बहुत सारे हुए, मुझे तो प्रशासनिक तौर पे मार देते, ज़रूरत ही नहीं थी उनको मुझे मारने की। पर मैं आज भी वो मेरा उतना ही साथ देते हैं, चाहे मैं स्पा में कुछ कर रही हूँ, चाहे मैं मसाज पार्लर्स के खिलाफ, ओयो होटल्स के खिलाफ कर रही हूँ, तो मीडिया के बदौलत मैं इतना स्ट्रॉन्ग एक्शन ले पाती हूँ, बस इतना है। पर अगर सरकारों की नज़र हो मेरी, तो इतना सा अनुरोध रहता है आप सबके पॉडकास्ट के ज़रिए कि इतना तो करो, बेटियाँ तो सबके घर में हैं। अरे बेटियों को मत बचाओ, बेटों को संस्कार दे दो, उन्हें बता दो। हम तो देखिए, हम तो उस पीढ़ी के हैं, पीढ़ी के भी समझ लीजिए, या चूँकि हम लोग तो बेसिकली देहात से हैं, हमें तो आज भी आदत है कि पड़ोस में किसी के पास भेजना हो तो कहेंगे बेटे भैया से कह देना ये वाली बात। या अभी मैं रास्ते में कुछ बात करती आ रही थी, तो मैंने कहा वो हमारे भैया थे एक पड़ोस वाले, तो अभी तक भी हम उनका नाम, वो नहीं रहे दुनिया में भी, लेकिन फिर भी मतलब नहीं ले पाते। तो भैया जब एक बार कह दिया, मन में वही भाव रह जाता था। अभी तो है ही नहीं, अंकल आंटी संस्कृति हमारे यहाँ है, पता ही नहीं कौन बुआ हैं, कौन चाची हैं, कौन ताई हैं, नहीं पता है। तो फिर रिश्ता कैसे बनेगा? फिर तो स्त्री और पुरुष का रिश्ता रह गया, और कोई रिश्ता नहीं है दुनिया में। तो वही लेके जा रहा है वहाँ तक हमें, उस गंदगी में, उसमें। आप उनकी अगर गली ज़िंदगी में एक बार चले जाएं, तो मैं क्या, या तो बिल्कुल लौट आएंगे, कभी उधर की बात भी नहीं करेंगे, या कभी लौट ही ना पाएंगे। तो इतनी गंदगी, इतना एक डिम लाइट, कभी लाइट ही नहीं जलती थी। क्यों नहीं जलाते हो भाई लाइट, क्यों नहीं? अरे दीदी क्या करेंगे, ये ठीक है, फिर भी तो ग्राहक बंद कराता है,
ये चीज़ मतलब कभी मैंने ऐसे नहीं देखा। मैं शाम के वक्त पहुंच गई तो हल्की सी भी रोशनी दिखी हो, ऐसा लग रहा है जैसे दिया जल रहा है नाम मात्र को। 0 वाट भी पता नहीं कैसा होता है उनको, भगवान जाने उस पर क्या धुआं लगाते हैं क्या करते हैं, वो भी नाम मात्र को जलता है। और केबिन्स में तो कुछ होता ही नहीं। और ऐसे भी अगर मैं कहूँ तो एक आपने अगर गंगूबाई देखी हो, एक चबूतरा है, देखिए गंगूबाई नहीं, उसमें एक चबूतरा काफ़ी हद तक उन्होंने बहुत रिसर्च करके और उसको इस सच्चाई के नज़दीक आए हैं। वो कुछ चीज़ों में लिबर्टी ली है, देखिए फिल्म है तो फिल्मांकन तो करना। तो एक चबूतरा होता है सब जगह, वो उनका खाना रहना नहाना सब कुछ है। और वहीं आएगा ग्राहक तो यूज्ड कंडोम फेंकेगा, वहीं गुटखा थूकेगा, वहीं गंदगी थूकेगा, कभी कभी वहाँ बाथरूम भी करेगा। और वो लड़की उसी चबूतरे पे बैठ के नहाएगी भी, उसी जगह बैठ के खाएगी भी, और कोई जगह नहीं है वहाँ उसके पास। लड़की ऐसे खाना खा रही है, खाना क्या कहूँ मैं उसे, वो दाल चावल, पानी सी दाल है चावल, उसको खा रही है किसी तरह, और बहुत गंदगी पड़ी थी वहाँ। मैंने उससे कहा बेटा यहाँ से उठ के यहाँ बैठ जाए, स्टूल को इधर डाल ले नीचे की तरफ। तो उसने मेरी बात का जवाब नहीं दिया, उसने सीधे मालकिन की तरफ ऐसे देखा, और देखने के बाद वो फिर भगवान जाने दोनों के बीच क्या बात हुई आँख में, क्या उसने उसको नज़र से कहा कि वो वहाँ से उठी भी नहीं। जहाँ शायद मैं 2 पल मुझे खड़ा होना मुश्किल हो रहा था, तो वहाँ वो खाना खा रही है। अब सोच के देखो कैसी ज़िंदगी है, क्या मतलब ज़िंदगी नहीं, अंदर कुछ भी नहीं रहा। अब गंदगी हो, जब वो उस गंदगी को झेल सकती हैं, जो इतना गंदा आदमी है कि जिसके पास से बास आ रही है दूर से भी, इसके पास खड़े होना मुश्किल हो रहा हो, उस आदमी को झेल रही हैं, और वो सुंदर से सुंदर लड़की मांगता हो, तो फिर और उनके पास क्या रह गया। और कोई बचाव की दुनिया कहीं दिख नहीं रही हो, सांस कहीं आ नहीं रहा हो, कहाँ से देखेंगे, कौन दिख रहा है। नीचे झांक रहे हैं खुला, उनको पता है कि झांकना है हमको, यहाँ से झांकना है, उनका चेहरा नहीं झांकना, यहाँ से उन्हें झांकना है, और वो झांक रही हैं। तो नीचे तो कोई भी एक ऐसा हमदर्द नहीं दिख रहा कि जिसको इशारा करके सके कि मुझे बचा लो। वो तो सबसे पहले आके मालकिन को बचाएगा, बताएगा। बहुत लड़कियों ने कोशिश भी की, जिनको ये तो अलग है कि मैंने निकाला उन्हें, लेकिन उनकी जो कोशिश थी, कभी कुछ पर्स डाल दिया छोटा सा, मेरा पर्स गिर गया, उसमें पैसे हैं, पैसे कहाँ से आए तेरे पास, वो दे गया था एक कस्टमर, टिप उनके पास रह जाती है 10-20 रुपए, कोई दे जाता हम ला देंगे, चलो नहीं ला पाई। कुछ और ऐसे भी डाल दिया कि वो गिर गया, मेरा कपड़ा सूख रहा था, मैं इसे ले आऊँ, हम ला देंगे, यहीं बैठी रहे, तेरे ही गिरते हैं सब चीज़ें, नज़र भर आ जाती हैं ज़रा सी देर में। कोई दुनिया की ऐसी ज़िंदगी में मतलब उनकी कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको लेके एक पल के लिए खुश हो सकें। उनका बच्चे खातिर आदमी ये सोचता है कि अब मुझे थोड़ा सुकून इससे मिलेगा। बच्चा तो धुआं छीन लिया जाता है, 1 महीने का 2 महीने का बच्चा छीन लो, फिर माँ कहाँ जाएगी, माँ नहीं जाएगी कहीं भी। और माँ तो देखिए, चाहे मैं हूँ, आम औरत हो या वो औरतें हों, माँ है बस। अपने बच्चे खातिर वो कभी नहीं जाती। जब भी मैंने किसी लड़की को मैं निकालने गई तो अपनी बाली लड़की को निकाला, मैंने जैसे उसे ऐसे करके नीचे बिठाया तो उसने मेरे कान में धीरे से कहा, पहले मेरा बच्चा निकाल दो, मैं तब तक नहीं जाऊँगी। मैंने झूठ बोला, मैंने कहा बेटा नीचे है बच्चा, सामने थाने पे है, चौकी पे, और तू चल, बच्चा तो है, और तेरा भाई भी आया हुआ है, भाई के पास है बच्चा। बड़ा खुशी खुशी चल दी। और आपको मैं क्या बताऊँ अमित जी कि वो बच्चियाँ नीचे उतरती जैसे लगती नहीं कि ये वहाँ से आई हैं, एक पल में बदलती हैं। उनके हाव भाव, उनके चेहरे खुशी, सब चीज़ ऐसा लगता है जैसे खुल के सांस ले लिया कहीं नीचे। लेकिन जैसे ही वो थाने में पहुँचती है तो 2 कदम पे ही है सामने, नहीं बच्चा नहीं है, मैं वापस जाऊँगी, मार देंगी ये, अभी मार देंगी उसे। मैंने कहा कोई नहीं मारेगा, मैं जा रही हूँ। मैं गई फिर से। हालांकि मुझे सब कहते हैं, पुलिस वाले भी कहते हैं क्या करती हो आप, शेर की मान में हाथ डालने जा रही हो दोबारा, अभी लड़की लेके आई हो। मैं कोई बात नहीं, मरना एक दिन है, ये भी तो ज़िंदगी, ये भी तो नहीं जी रही है। मैं गई, मैंने कहा अगर लड़का नहीं आया, बच्चा नहीं आया इसका, मुझे 15 मिनट में लड़का चाहिए। अभी लड़का था उसका, नहीं आया तो सोचो मैं क्या करूँगी। उसने कहा 15 मिनट नहीं आ सकते, 2-3 घंटे लगेंगे। मैंने कहा कहाँ है, तो उसने कहा लोनी। ठीक है, ले आओ, बच्चा ले आए। पल पल ये रहा कि शायद ना आएगा, लेकिन लाए बच्चा। और बच्चा ये कहता है माँ के गले लग के, वो ऐसा मुझे सीन याद है, इसकी फ़ोटो भी ऐसे कि अब मत भेजना माँ मुझे, मामा बहुत मारता है,
जब मुझे तेरी याद आती और मैं रोने लगता तो मुझे मारता था वो, खाना मांगता तो भी मारता था। कोई मामा करके है जो उनको सब बच्चों को इकट्ठा एक जगह पे रखा हुआ है, उस जगह को मैं कभी नहीं ढूंढ पाई, ना उन्होंने बताया ना मैं ढूंढ पाई कभी। तो बच्चे की खातिर माँ सब झेलती है, और वो माँ के चेहरे पे जो खुशी थी, मैं आपको उसकी फ़ोटो भेजूंगी, जो खुशी थी, जो मतलब पता नहीं क्या था, जो मैं उस लड़की को पहचान भी नहीं पा रही थी। जब वो खिड़की पर खड़ी, मेरे पास उसकी फ़ोटो थी, सब चीज़ थी, लेकिन नहीं पहचान पा रही थी। मैं मुश्किल नेपाली भाषा में उसके साथ पीछे से बोल के कहा गया, तो तब वो एकदम चौंकी, तब मैंने कहा ये है। लेकिन उसके बाद एकदम आके बदल गई, भाई को मिल रही है तो घंटों नहीं छोड़ रही है, बच्चे को नहीं छोड़ रही है, और बाल ढक रही है अपने। मैंने कहा क्या कर रही है दोबारा? नहीं भाई मेरे बाल देखेगा कटे हुए हैं तो गुस्सा करेगा। तो सारे इमोशंस एक साथ आते हैं, जो कहीं छिप गए, दब गए, ख़त्म हो गए। तो इंसान है, इंसान की तरह से कोशिश करती हूँ कि जी जाए बस, जितना हो सकता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। बहुत से ऐसे भी हैं कि जैसे हैं लोग जिनको लगता है कि तुझे कुछ और तरह के काम करे। एक बुजुर्ग सज्जन थे, मुझसे बोले कि किसी रेस्क्यू में हमको लेके चलना, हम भी देखना चाहते हैं एक बार कैसे, और थोड़ा पुण्य कमा लें बच्ची को बचाने का। मैं कहा ठीक है, मैं तो ऐसा मौका छोड़ती नहीं हूँ। मुझे जैसे ही मौका आया, मेरी लड़की को एक तैयार किया, मैंने कहा जाओ लड़की निकालनी। बोले कहाँ पहुँचूँ? मैंने कहा वहाँ पहुँचो सामने, फिर मैं ले लूँगी अपने आप, बता दूँगी कहाँ पे हूँ। वो आ गए, ऊपर आ गए, थोड़ी उम्रदराज थे और शहर के नामी हस्ती थे, ऐसा नहीं कोई छोटे मोटे आदमी थे। खड़े रहे वो। अभी देखिए, अगर आप लोग ये सोचते हो कि मैं बहुत सोफिस्टिकेटेड तरीके से वहाँ बात करती हूँ, वो नहीं मैं कर पाती, कर भी नहीं सकती। आप पुलिस वालों को कहते हैं, गाली देते हैं, ये करते हैं, मगर क्या कोई चोर बता देगा बिना गाली दिए और मारे पीटे कि भाई हमने किया है कुछ? तो मैं नेचुरली, वो मुझे गालियाँ देती हैं, मैं उससे ज़्यादा गंदी उनको देती हूँ, मुझे कोई वो नहीं है। तो उन्होंने थोड़ी देर ऐसे किया, फिर बोला मैं तो तुलसी सोच नहीं सकता आप इतनी गंदी गाली दे दी। मैंने कहा कान बंद कर लो, मैं इससे भी बुरी दे सकती हूँ। मुझे अब एक बच्ची का जीवन दिख रहा है, मुझे ये औरत नहीं दिख रही, तो इसलिए कुछ मत बोलो। तुम क्या सोचते हो कि ये मुझे माँ बहन की गालियाँ देगी तो मैं इसको नहीं दूंगी पलट के? मैं इससे बुरी इसको दूंगी जिससे सुनी भी ना जाएंगी। तो आप चुप रहो बस। तो खैर जब तक जिए तब तक कहते रहे कि शाबाश है तुमको, और मैं उस समय गलत समझ रहा था। हालांकि मैं कभी कभी कर भी देता है मीडिया, जैसे मान लो मैंने थप्पड़ उप्पड़ कस के लग गया, मेरा ये समाज सेवा या गुंडई लिख दिया, या फिर मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता, बिना गुंडई किए तो वो देती नहीं किसी की बच्ची को। या ऐसा भी है कि कोई सज्जन मुझसे कहे एक दिन वहाँ दिखा के लाओ, मुझे ये शब्द से बहुत नफरत है। अगर कोई कहे हमको दिखा के लाओ, भाई वहाँ नौचंदी थोड़ी लगी जो आपको दिखा के लाए। क्या आप देखना चाहते हो? औरत है, रह रही हैं, घर है उनका, फिर भी ठीक है। हम गर्मियों के दिन थे, हम उन सज्जन को ले गए, शहर के प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं वो भी। तो मैंने कहा जाओ, मैं ऊपर चली गई, वो रुक गए। मैंने पूछा भी नहीं क्यों रुक गए, यार नहीं आए या आए। मैं थोड़ी देर बैठी रही, 15-20 मिनट मुझे हो गए, फिर मुझे ध्यान आया अरे वो तो नीचे रह गए, तो गर्मी में मर गए होंगे अब तक। तो मैंने उसको कह के मैंने कहा अभी मैं जा रही हूँ, कुछ बात बता रही थी वो मुझे, मैंने कहा मैं कल बात करूँगी, अभी मैं जा रही हूँ। मैं नीचे आई तो पसीने में थे बिल्कुल। बोले भाई तेरी हिम्मत को दाद देनी पड़ेगी, तू तो एकदम चली गई। मुझे बहुत तेज़ गुस्सा आ रहा था उस टाइम। मैंने कहा बाबूजी, मैं उम्र थी तो मैं बाबूजी बुलाती थी, मैंने कहा बाबूजी आपने सोचा कि वहाँ एक औरत रह रही है, अगर सोचते कि एक बहन बेटी या माँ रह रही है तो आप निसंकोच आते हैं। आपने सोचा सिर्फ औरत है और उससे आपका अपमान हो जाएगा, तो रखो अपने अपमान को अपने कंधों पे। मुझे ऐसे अपमान उसकी, और मैं उनकी तमाम जीते जी, उन्होंने बहुत मीटिंग्स में मुझे बोला मैं नहीं आती, मुझे नहीं आना। जहाँ आदमी, तुम मुझे भी उसी औरत की नज़र से देख रहे हो, मैं कहाँ बेटी हुई आपकी? मैं भी नहीं हूँ, तो मैं नहीं गई कभी। तो लोग कथनी और कड़नी में बहुत अंतर है, वरना ये बाज़ार तो कभी भी ना रह जाएँ। और फिर देखिए ये तो बाज़ार है, यहाँ तो वो बैठी हैं, अगर कोई नहीं जाएगा आपका बंदा, आपके समाज का बंदा, तो वो कितने दिन चलेगा? बंद हो जाएगा। वो तो कहती हैं खुद भी, हम भी झाड़ू पोछा करेंगे, हम कोई दुकान चलाएंगे, कुछ भी करेंगे। ये इस गलीज काम को करना कौन चाहता है? पर हमारे पास रास्ता क्या है? जब हम एक बार यहाँ आ गए, हमारे माथे पे टप्पा लग गया, तो हमको कौन घर की जीनत बनाएगा? तो कौन हमें सम्मान देगा? ना बनाए हमको घर में झाड़ू पोछा मारने के लिए भी रख लो, तब भी आप हम पर नज़र रखोगी। मेरे पति को तो नहीं देख रही, मेरे भाई को तो नहीं देख रही, या मैं बात बात पे मैं डांट खाऊंगी, बात बात पे मार खाऊंगी, नहीं कर पाऊंगी मैं। फिर यहाँ मैं अपनी मर्जी की मालिक हूँ, जो चाहे कर रही हूँ।
कौन ऐसा है जब झाड़ू पोछा करने के लिए नहीं रखोगे आप कि उनसे शादी करने को तैयार है। और मैं इस बात से इनकार नहीं करती, हमने जितनी शादियाँ की चाहे प्रशासनिक तौर पर हुई हैं चाहे हमारे ज़रिए हुई हैं वो सब छुपा के हुई हैं। ये कभी नहीं बताया गया कि ये वहाँ से है। ये कोई ठप्पा थोड़ी लगाना है कि ये वहाँ से लाई गई लड़की। लड़कियाँ हैं, आपको पसंद आ रही हो तो करो शादी, नहीं आ रही तो मत करो। और थैंक गॉड कि मेरी सारी बेटियाँ मेरी बहुत खुश हैं। और मैं ये नहीं कहती कि मैंने उन्हें बहुत बड़े बड़े घरों, बिल्कुल हैंड टू माउथ है। कोई रिक्शा चला रहा है, कोई और दूसरे तरह का प्लम्बर का काम कर रहा है, गांव में है तो भैंस भी पाल रहे हैं, गांव का खेती का काम भी सीख रही है। और मेरे लिए इससे बड़ा रिवार्ड नहीं होता कि अभी मुझे कुछ दिनों पहले 2-3 महीने पहले ये भी कोई सज्जन आए और उन्होंने कहा बहन जी जैसी आपने वो शादी कराई एक हमारे भी लड़के करा दो, ऐसी अच्छी बहू, अब तो हमारी भाषा भी सीख गई। आसामी थी वो लड़की, अब तो हमारी भाषा भी सीख गई। तो मेरे लिए इससे बड़ा क्या रिवार्ड है कि मेरी बच्ची ने मेरा सिर ऊँचा किया कि अच्छे से रह रहे हैं। और ऐसे नहीं है कि मैं एक माँ की तरह फॉलोअप करती हूँ, जाती हूँ उनके घर पे भी, अपने यहाँ भी बुलाती हूँ, मैं उनको भी बुलाती हूँ। मेरे लिए वो भी, मेरे लिए कोई अलग से कोई चीज़ नहीं। मेरे यहाँ फंक्शन हो, मेरे शादी ब्याह हो, मैं बराबर उनको इज्जत के साथ कार्ड देती हूँ, इज्जत के साथ बुलाया है। आती भी हैं, कई बार संकोच करती हैं कि दीदी कोई पहचान लेगा आपकी बेइज्जती। मैं कहा मेरी कोई बेइज्जती नहीं, मेरे तो माथे पे लिखा हुआ है, मेरे तो माथे पे लिखा हुआ है, जैसे तुम्हारे लिखा है ऐसे मेरे लिखा हुआ है। मैं तो उनके बच्चों के एडमिशन कराने भी मैं खुद नहीं जाती, ये जाती कि मुझे तो पहचान हो जाती है कि भाई ये उस बच्चे को लाई होंगी। तो मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैंने कहा अपनी पहचान से। लेकिन अभी तो है थोड़ा परिवर्तन की, बच्चे पढ़ रहे हैं और बच्चों के ज़रिए हम निकाल पा रहे हैं। तो क्योंकि सब मुझे बहुत दिन बाद ये बात समझ में आई कि अगर इनके बच्चों के ज़रिए हम इनको अगर रास्ता दिखाएं तो शायद और आसान हो जाएगा। तो जैसे जैसे बच्चों को, मैंने हज़ारों बच्चों को, मैं ये नहीं कह रही मैंने ज़िंदगी दी, लोगों ने दी, क्योंकि अगर लोगों के सहयोग मुझे नहीं होता तो मैं एक भी बच्चे को नहीं पढ़ा सकती थी। और अब वो बच्चे वेल सेटल्ड हैं, वो दूसरे बच्चों को कर रहे हैं स्पॉन्सर, बाहर भी हैं, दुबई में हैं, एक बच्ची यहीं बैंक में है, एक पहले बैंक में रिटायर हुई है अभी। देखिए बताइए कब के कब मैं जिस बच्ची की बात कर रही हूँ कि वो पैर ख़राब थे और ये वो रिटायर हो गई है, बैंक में हो गई थी वो। तो हमारी हम उम्र थी। वही बच्चे भी स्पॉन्सर भी कर रहे हैं, दूसरे लोग भी कर रहे हैं। आप लोगों के पॉडकास्ट के ज़रिए बहुत लोग हमारे पास आ रहे हैं कि जो उन बच्चों को स्पॉन्सर कर रहे हैं। तो और फिर जो कॉलेज प्रबंधन है वो ठीक है, हमसे ये शर्त तो रखते हैं कि भाई इनकी पहचान नहीं छिपनी चाहिए वरना हमारे स्कूल की एकदम स्ट्रेंथ गिर जाएगी। लोग नहीं चाहते, लोग इतने जागरूक नहीं हैं। वो तो मैं नहीं करती, मैं जाती भी नहीं हूँ कि मैं जाऊँगी तो वो तो पहचान हो ही जाएगी उस बच्चे के साथ। पेरेंट्स मीटिंग में भी नहीं जाती और मेरे वॉलंटियर्स से उनको भेजती हूँ। लेकिन ये ज़रूर है कि वो हमसे दूसरों को, अगर किसी से वो साल के 1.5 लाख ले रहे हैं हॉस्टल फैसिलिटी से, तो मुझसे वो 50,000 ले रहे हैं। इतना ही मुझे बहुत है, बहुत सपोर्ट है। और 9th 10th के बाद मैं उन बच्चों को सपोर्ट करती नहीं हूँ बिल्कुल भी। मैं कहती हूँ ट्यूशन पढ़ाओ, काम करो और अपनी पढ़ाई करो। मैं कुछ नहीं, सारी ज़िंदगी भिखारी मत बन के रहो। तो आत्मसम्मान को जीने की बात है तो माँओं को भी निकालते हैं कि ये काम ठीक नहीं है, से अलग हट जाओ, कहीं कमरा ले लो, वहीं हम आऊँगे, यहाँ नहीं आऊँगा मैं कभी भी, या मैं नहीं आऊँगी यहाँ पे कभी। लड़कियों को तो खुद भी नहीं लाना चाहती। तो अगर ऐसा परिवर्तन सरकार सोचे तो क्यों नहीं आएंगे। लेकिन इतने, मतलब मैं क्या बताऊँ, इतने रेस्ट्रिक्शंस हैं। अगर आप एक बार की सरकार की मदद लेना भी चाहो, सरकार की बहुत सारी योजनाएं, उज्ज्वला जैसी और भी हैं कई, जिसमें हॉस्टल भी, अरे एक NGO को तो पसीना आ जाएगा उनको पूरी करते करते। और ऊपर से सरकार का वो डंडा है कि आपने वो कर भी लिया तो आए दिन आपकी टांगें खींची जाएंगी, आपको बिल्कुल ऐसा तबाह कर दिया जाएगा कि आप चाह के भी, आप तो वहाँ से भी बेदखल हो जाएंगे कि नहीं करते, हम काम ही नहीं करते, क्योंकि सरकार की मंशा नहीं है। मैं तो खुल के कहती हूँ कि मुझे अब क्या करोगे इस उम्र में। मैं सदा से कहती आई हूँ कि तुम्हारी मंशा होती तो ये जगह ही ना होती, पूरे हिंदुस्तान भर में ना होती। धीरे धीरे मेरे सामने सब खुला। मैंने सोनागाछी से भी लड़की निकाली, अभी एक निकाली। ये भी आप सब पॉडकास्टर्स को धन्यवाद है कि उसके ज़रिए उस लड़की ने मेरा नंबर लिया। मैं नंबर डालने की रिक्वेस्ट ज़रूर करती हूँ, पता नहीं कौन बच्ची कहाँ देख ले आज जो। और वो बच्ची दिल्ली की थी और सुरक्षित अपने घर आई अभी। 15 साल की मुश्किल से लड़की थी, बड़ी प्यारी सी बच्ची थी, अच्छे घर की लड़की थी। तो ये भी एक, मतलब अगर इतना सा प्रयास सरकार कर ले तो बहुत कुछ हो सकता है ना। और पुलिस तो बिल्कुल नहीं करना चाहती, क्यों करेगी, उनके पास तो डंडा ही नहीं है। वो तो मतलब बिना रीढ़ के हैं। मैं तो ये सोचती हूँ कि पुलिस बिना रीढ़ की है, लचीली, जिधर को दिखा उधर झुक गई बस। और मुझसे ज़्यादा वो जानते हैं उनके बारे में, संबंधित जो थाने हैं मुझसे ज़्यादा जानते हैं वो।
मालूम है किसी के यहाँ रेस्क्यू करने गई और पुलिस को पता लग गया कि भी वो आज कर रही हैं, तो आएंगे तो ही, स्वाभाविक है, पास पास ही थाने हैं, सामने थाना है। तो अरे नहीं नहीं अतुल जी, इसके यहाँ नहीं है, मुझे पता ही है ऐसा नहीं करती। हाँ भाई, तूने कोई लड़की ज़बरदस्ती रख रखी है? ओके, नहीं साहब मैंने तो नहीं रख रखी, बहन जी कोई ऐसे वो हो गई है कुछ, किसी ने मुगालता कर दी। मैंने कहा मैं तो तुमसे पूछ नहीं रही, मैंने तो तुमसे पूछा नहीं कि तुम आके मुझे अपनी सफाई दो। मैं ढूंढ दूंगी लड़की और यहीं ढूंढ दूंगी, फिर तुम देखना तुम्हारी क्या बेइज्जती होगी। और मैंने कोशिश की हमेशा में जी, मैं उन महिलाओं पर मुकदमे ना करूं, क्योंकि देखिए जहाँ वो एक्यूज हैं उससे पहले तो वो विक्टिम है ना। एक्यूज कब बनी? वो तब बनी ना जब वो टिट फॉर टैट कर रही हैं। आज उनके साथ हुआ, कल वो इस पेशे से 28 से 30, 25 से 30 साल की उम्र में बेदखल हो जाती हैं। क्या करें फिर? ट्रैफिकर बन के रह जाती हैं, लड़कियां फंसा के लाती हैं, अपने गांव देहात से लाती हैं जहाँ की वो हैं, नेपाल की हैं तो नेपाल से लाती हैं। कौन सी जगह ऐसी है कि जहाँ से वो फिर वो क्या करेंगी यहाँ? वो या कस्टमर की दया पे पड़ी रहती हैं कि कोई 5 रुपये दे दे, 10 रुपये दे दे एक्स्ट्रा, तो उनका शाम को रोटी का जुगाड़ हो जाए, सुबह मिले ना मिले, खा के तो सो जाएं। तो इतनी भर जिंदगी है तो क्या ज़िंदगी है? वही तो देंगी फिर वो वही कोठा ले लेती हैं, उसको संचालित करती हैं। 2 तरह का होता है कि एक कोठा ओनर है, पर्सनल ओनर है जिसका अपनी बिल्डिंग है, एक कीपर है जो उसको लेके चलाती है, तो फिर वो कीपर बन के रह जाती हैं। क्या करेंगे? सैकड़ों परिवार पल रहे हैं वहाँ से, पिम्स के पल रहे हैं, छोटे मोटे जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके पल रहे हैं, पुलिस के तो पल ही रहे हैं, उनका तनख्वाह में पूरा नहीं पड़ता। और मैं देखा है, अगर आप उनका खाएंगे मैंने सड़ते हुए देखा लोगों को, स्पेशली इससे ज़्यादा शॉकिंग बात नहीं है, सरकार ने हर उस डिस्ट्रिक्ट में एक रेस्क्यू ऑफिसर अपॉइंट कर रखा है जिसका काम ही इनका रेस्क्यू रिहेबिलिटेशन का होता है। मैंने अपने टाइम में नहीं देखा इन 32 सालों में किसी ने किया हो, और मैंने उनको सड़ के मरते हुए देख रही हूँ मैं, हाथ पैर बेकार, मुंह से लगातार राल जाती रहती है, और ऐसे अतुल जी ऐसा नहीं ऐसे नहीं ऐसे, अरे उठा के रख रहे हैं उसे, थाने में ला रहे हैं कि जब वो उसको मुकदमा लिखाना है करना है। छन्नू में जाओ यार, क्या तुम इनका पैसा खा के, वो गड्ढे के गड्ढे उनको पकड़ा के जा रहा है उनका जो पिम्प है, और ले रहे हो तुम। मुझसे ज़्यादा तुम जानते हो उनके पिम्प्स के बारे में, मुझसे ज़्यादा तुम उनकी पैरवी कर रहे हो। नहीं नहीं वो तो बहुत बढ़िया है, उसके बारे में मैं ऐसी बात मत करा करो अतुल जी, आप ये देखिए आप ऐसे ही तो क्या रहे। और दूसरे जो, और मतलब मैं अब नहीं कहूँगी कुछ भी कि वो किस हालात में मरे, उनके पिम्प इस हालत में मरा कि सड़ गया, लोगों का पता ही नहीं, रस्सी बांध के रख रहे हैं, चल देता है, पता ही नहीं चल रहा है, फिर लाओ खींच के वापस लाओ, कोई पता नहीं, दिख नहीं रहा, कानों सुन नहीं रहा, और खाने का पता नहीं, रहने का पता नहीं, परिवार का पता नहीं, हज़ारों करोड़ों की संपत्ति बना के चला गया परिवार के लिए, खुद इस हालत में मर गया। उनका खाओगे, देखिए ये औरत की अस्मिता को दाव पे लगा के आप खा रहे हैं, तो आप यहीं भोग के जाओगे, कहीं और नहीं। और कोई आपके कर्मों का दूसरा, चाहे वो खा रहा है आपके कर्म, लेकिन वो कर्म आप कर रहे हैं, उसको आप भोगेंगे जरूर यहीं। मैं तो इसलिए कहती हूँ कि मैंने आज तक उनका, मुझे अगर कोई ये कह दे कि हाँ मैं चाय पीती हूँ उनकी कॉफ़ी पीती हूँ, मैं वो तो बनाती ही नहीं, मैं जिद भी करती हूँ कि यहाँ पे बनाओ तो मैं पीऊँगी। वो मुझे कभी गिफ्ट करें कि मुझे साड़ी ला देती हैं, पहनती हूँ, जो उधर की राजस्थान की, लिया है एक साड़ी, पहनोगी हमारी? अरे मैंने कहा दिल से पहनूंगी, जब तुम कहोगी तब पहनूंगी। तो लेके आती हैं, संभाल के रखती हूँ आखिर तक, ऐसा भी नहीं है, तो उसको मैं मना नहीं करती। लेकिन कोई ये कहते उनके नाम पे कुछ, वो मैंने सरकारी इमदाद भी नहीं ली कभी भी। बहुत लोगों ने कहा भी इतने प्रोजेक्ट चल रहे हैं, इतनी सब चीज़ आप मांगो उनसे, कहीं इनके नाम पे नहीं लूँगी। नहीं, देने वाले बहुत है, मेरा शहर बहुत दानी है, उन बच्चों का ही तो करना मुझे, इनके लिए क्या है। ये तो सीधे जाती हैं, फिर नारी निकेतन चली जाती हैं बेचारी, वहाँ से सरकार इनका अपने आप ही करती है, दायित्व पूरा करती है, शादी ब्याह होता है। पर जो बच्चे हैं उनके लिए मैं जो कर सकती हूँ वो करूँगी अपने मरते दम तक, और उसके लिए मैं मांग लेती हूँ। मेरा बेटा कहता है मम्मी सोने का बना के दे दो कटोरा, मांगोगी भी की? मैं भाई वो मैं मांगती रहूँगी बच्चों के लिए, बस उसका नहीं है मुझे। मेरा एक सवाल अभी मेरे मन में आया कि ये तो ऑब्वियसली बहुत सारे हमारा कंट्रीब्यूशन है कि हमने सब खराब किया, लेकिन क्या ऐसी बहुत सारे स्टेप्स हो सकते हैं कि आज से हम एज अ पर्सन या बेटियां वहां जाने से पहले, या फिर मतलब वहां जाने से पहले, आई डोंट नो मैं कैसे सवाल को पूछूं कि किन चीजों का ध्यान मैं समझ रही हूँ आप क्या कहना चाहते हैं। हाँ। मैं सीधी सी बात ये करती हूँ, मैं पेरेंट्स को कहती हूँ इतनी प्राइवेसी की बात भी मत करो कि आप भूल ही जाएं कि हमारे बच्चे हैं, है ना। मैं अपने ज़माने की बात नहीं करती, मगर
आज के ज़माने की अगर बात करें तो भाई इतना तो करो कि कम से कम कभी कभी उनके फ़ोन में झांक लो, या मत करो, मत झांको। ये कहो कि बेटा अगर किसी से भी तुम्हारा सो कॉल्ड अफेयर हो, ये नहीं कि ये जो मेकअप और ब्रेकअप चल रहा है ये रोज़ का नहीं, अगर किसी से तुमको शादी करने का मन हुआ है तो हमसे मिलवा दो एक बार। मिले, बैठे, बातचीत करेंगे। अगर उसका कैरियर अभी नहीं बना है कोई परवाह नहीं है, वो कैरियर बनाए, तुम भी बनाओ, दोनों काबिल हो जाओ, उसके बाद शादी कर देंगे। मैंने कहा अगर वो अच्छा लड़का होगा तो आएगा, मिलेगा, माँ बाप की मौजूदगी में बैठेगा, दोनों बैठ के तैयारियां करो, बात करो। और अगर वो अच्छा नहीं होगा तो तुम्हें कहेगा अरे माँ बाप तुम्हारे घेर रहे हैं, मुझे मार देंगे, तो समझ लो कि ये खतरनाक है, भाग जाओ, इससे दूर हो जाओ। वो आपको जिद करेगा कि भाग जाओ, चलो भागते हैं। तो इस बच्ची के साथ यही हुआ। ये ज्यादातर ट्रैप होता है। ट्रैप उनके कई तरह के हैं। जैसे वो बड़े स्मार्ट जिम विम किए हुए और ये सब बनाए हुए लड़के होते हैं, हाई फाई अंग्रेजी बोलते हैं, बढ़िया उनके पास बाइक होती है, गाड़ी नहीं बाइक। वो कॉलेज ऐसा दिखाते हैं कॉलेज में एडमिशन है नहीं, लेकिन बड़े यूनिवर्सिटीज़ के कॉलेज में पता नहीं लगता कौन बिना उसके भी घुस गए। वो फंसाएंगे किसी लड़की को, देखेंगे कौन तुमसे प्रभावित हो रही है, 2-4 बार उसको रेस्टोरेंट में ले गए, अच्छा खिलाया पिलाया, लॉन्ग राइड पे ले गए, हो गई वो तुम्हारे कब्जे में। उसके बाद कहोगे कि मैं शादी करूँगा तुमसे। ये नहीं जानना चाहती कि करता क्या है, लेकिन वो जो खर्चा कर रहा है तुम पे, उससे वो सोचती है कुछ अच्छा काम करता होगा। वैसे स्टूडेंट है लेकिन बोले फैमिली बैकग्राउंड बहुत है, पैसे की कोई कमी नहीं, ये नहीं, सब बताता है। अब लड़की चली, ये मैं अगर मैं इस लड़की की बात कर रही हूँ अभी, जो अभी सोनागाछी से निकाली उदाहरण के तौर पे, उसके बाद उससे कहता है कि हम घर वाले, अगर वो उसको ये होता कि मेरे घर वाले मान जाएंगे, मतलब मैं बात कर सकती हूँ, विश्वास दिलाया होता घर वालों ने, तो भागती नहीं। उन्होंने कहा कि तुम अपना आधार कार्ड और हाई स्कूल की मार्कशीट जरूर ले लेना, क्योंकि जब हम कोर्ट मैरिज करेंगे तो हमारे पास तो कुछ होना चाहिए तेरा भी। और उसने कहा मैं तो नाबालिग हूँ अभी, कोई बात नहीं, 1 साल इंतजार करेंगे, कौन देखने आ रहा है, छोड़ो, बहुत दूर जाएंगे। वो आधार कार्ड रो लेके चली गई और उसी के ज़रिए आज हम निकाल पाए, उसी के ज़रिए। तो ये समझ ही नहीं आता है उस लड़की को। 6 महीने उसने एक अच्छा खासा फ्लैट लेके रखा, सब बढ़िया तरीके से, और खूब घुमाया फिराया। जब वो उसमें आ गई, धकेल दिया उसमें जबरन। जो भी है, जो पैसा लिया होगा, अच्छी स्मार्ट लड़की, उसको उतना ही अच्छा पैसा मिलता है। तो अगर माँ बाप ने उसको विश्वास दिलाया होता, बार बार एक एज के बाद ये समझाया, तो बेटा अगर किसी से भी आए, कोई बुराई नहीं है प्यार करने में, आप करते हो तो हमसे मिलवाना, किसी बिरादरी का हमको फ़र्क नहीं पड़ता, अब विश्वास दिलाइए। मैं हर कॉलेज में जिसमें भी जाती हूँ उसमें बराबर बच्चों से कहती हूँ, आप नहीं माँ बाप से करते, मेरा नंबर स्क्रीन पे दिख रहा है, मुझसे बात करो, मैं तुम्हारे माँ बाप से खुद करूँगी, तो मेरे शहर की हो, मेरी बेटियाँ हो, करती हैं मुझे लड़कियाँ, मेरा है। और मुझे पता लगता है कि जैसे मेरी उसके साथ बातचीत शुरू हुई, लड़का भाग गया। हाँ, बहुत बार लड़का भागा। मैं ये नहीं कहती वो खराब ही लड़का है, लेकिन मैं कह रही हूँ वो शादी करने वाला है ही नहीं, वो यूज़ करेगा, थ्रो कर देगा। तो लेकिन ये इस तरह के लड़के छोड़े हुए हैं जो बड़े शहरों की बात है ये। और दूसरे तरीके वो जो मिडिल क्लास के, लोअर मिडिल क्लास के लोगों को फंसाना है, वो लड़के हैं कि जो थोड़ा सा ऐसा दिखाते हैं कि जैसे हम कमा रहे हैं, अच्छा खासा कमा रहे हैं, तुमको घुमाएंगे फिराएंगे, सब अच्छे से शादी करेंगे, लेकिन तुम्हारे घर वाले तैयार नहीं हूँ क्योंकि मैं दूसरी बिरादरी का हूँ, है ना। कई बार धर्म का भी दूसरी का हूँ, नहीं करेंगे, लड़की भाग जाती है। अभी ढूंढ लो, कहाँ ढूंढोगे। ये जो बकवास चल रही है ना लव जिहाद, एक्चुअल में ये लव जिहाद नहीं है, एक्चुअल में ये कमाई का एक साधन है। लव जिहाद तो है ही नहीं। क्यों ऐसा ऊट पटांग नाम देते हैं। बच्ची तो अपने मन से प्रेम कर रही है ना किसी से, उसे क्या पता कि उसको क्या किया जाएगा। वो उसको ऐसे जिहाद की तरह से, आंदोलन की तरह क्यों देखते हो। इसको ऐसे देखो कि ये कुरीति है, एक समाज का इतना बड़ा कलंक है कि वो आपकी बच्चियों को फंसा रहा है और उसे रेड लाइट एरिया में धकेल रहा है। केवल रेड लाइट एरिया में, एस्कॉर्ट सर्विसेज में धकेल रहा है, होटल्स में धकेल रहा है। केवल आप वहाँ क्यों सोचते हैं कि वहाँ जाओ, वहाँ तो इतना पैसा भी नहीं मिलेगा उसको। एस्कॉर्ट सर्विस में अच्छा खासा पैसा मिलेगा अगर वहाँ उसे दे देते हैं। और वो कितने बंधन में रहती हैं ये तो आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। क्या नहीं किया जाता, कौन सा उनको नशा नहीं दिया जाता ताकि वहाँ भेजा जा सके, उन बड़े कस्टमर्स के पास भेजा, वो मनमानी कर सकें। उनको इससे कोई मतलब नहीं है कि वो होश में है नहीं, आपके साथ एक्ट कर रही है कि नहीं कर रही है, वो अपनी मर्जी करते हैं। वो चाहे नेता हो, अभिनेता हो, या आम व्यापारी हो, जिसके पास पैसा है उसको लड़की चाहिए। अभी रिसेंट में एक होटल में रेड हुआ है, उसमें 17 लड़के लड़कियां पकड़े गए। और 17 लड़के लड़कियों की सच्चाई ये थी कि वो पकड़े गए तो ठीक है, मगर वो 17 की 17 लड़कियां वहाँ एज ए एम्प्लॉय थी, वो ड्रेस में थी होटल की,
क्योंकि उन्होंने परमानेंट एम्प्लॉय रखा हुआ था 30,000 रुपये महीना पे। अब चाहे दिन भर में 1 कस्टमर के पास जाओ, 2 कस्टमर के पास जाओ, 3 कस्टमर के पास जाओ, तुमको जाना ही है, ये तुम्हारा काम है। आ जाओ फिर वापस आ जाओ, फिर ड्रेस में खड़ी हो गई। कोई वेटर की कर रही है, कोई रिसेप्शनिस्ट की कर रही है, कोई आपकी केयर टेकर की कर रही है, कुछ भी कर रही है। ऐसे दिख रहा है कि ये सब तो काम में है। कहीं से आप बाहर से बुलानी नहीं आपको लड़की, आपके यहीं है और वही कस्टमर को अवेलेबल है। तो आप बताइए, और वो हाई फाई अंग्रेजी बोलने वाली हैं, तो कैसे उनको कोई वॉच डॉग की तरह से उन पर कोई नज़र रख रहा है कि जो नहीं जा सकें कहीं भी। आई थिंक ये बहुत ही पेनफुल है ये सब सुनना, और मैं सच में मैं तो इतने करीब से पहली बार ही समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि कितना पेनफुल ये रास्ता भी बहुत पेनफुल है। आई एम श्योर आपके लिए 32 सालों से आप जो ये कर रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल। मैंने कहा ना कि मैं लौट ही नहीं पाई। सस्ती है, या तो मैं बिल्कुल लौट जाती कि कभी देखती भी ना। लेकिन सच्चाई ये है कि 5 साल की उम्र से सुनते सुनते इतनी क्यूरियोसिटी हो गई थी कि मैं लौट ही नहीं पाई फिर। ये तो उससे भी कहीं भयानक है जो मुझे बताया गया। तो आप आज जैसे बहुत सारी हमने बात की कि किस तरह से फंसा लिया जाता है, लेकिन जैसे आजकल हम मेट्रो सिटीज़ में या बहुत जगह देखते हैं कि लोग विलिंगली भी बहुत ये सामने आते हैं। मतलब वो चॉइस एज अ चॉइस अपनाते हैं। चॉइस आते हैं। देखिए कैसा है कि पता नहीं मेरी बात सुन के आपको कैसा लगेगा लेकिन सच्चाई ये है कि हमारे ज़माने में या उससे थोड़े बाद में भी, मैं अपने की क्यों बात करती हूँ, अभी तो हर शहर एजुकेशन हब हो गया है। जब नहीं भी था तब भी हमारे बच्चे या तो वो सरकारी सीट पे जा रहे हों कहीं, है ना। अगर मैं अपने बच्चों के टाइम पे जाऊँ तो अभी तो 40+ है मेरे बेटा, तो अगर उस टाइम पे कहूँ तो तब भी वो सरकारी सीट पे गया, IIT में तो गया, मैं नहीं भेजती अगर ऐसे जाता तो। और आज काउंसलिंग के नाम पे हो रहा है। आपने 4 कॉलेज तो आपको भरने ही है, और बच्चे आपसे छुटकारा पाने के लिए क्या करते हैं कि यहाँ का है, मेरे शहर का छोटे से का, तो जाएगा हैदराबाद, बेंगलोर और भी दूर, इस तरह जाएगा। उनके बच्चे हमारे यहाँ आते हैं। ये कैसी बात है? हमारे यहाँ का बच्चा विदेश जाने को आतुर है, और विदेशों के बच्चे, मैं कह रही मेरे यहाँ इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी है, उस यूनिवर्सिटी में विदेशों के सैकड़ों बच्चे पढ़ रहे हैं मेरे यहाँ। ये कैसी काउंसलिंग है? मुझे तो काउंसलिंग यही पता था, किसी को मेंटल ट्रॉमा हो तो भाई उसके साथ डॉक्टर बात करे, साइकोलॉजिस्ट बात करे। लेकिन अभी ये कहा है कि भाई ठीक है, पहले वाले इस कॉलेज में तो नहीं हो रहा आपका, इसमें नहीं हो रहा, और अब इसमें हो जाएगा, आप चले जाओ हैदराबाद। चले गए। अब आपकी ऐसे तो नव धन कुबेर हैं हमारी वेस्टर्न यूपी में, चूँकि ज़मीन बेच के सब धनवान हो गए। तो आप वो पैसा देंगे उतना ज़रूरत का, जो स्कूल कॉलेज की फ़ीस है, जो हॉस्टल की फ़ीस है, जो उसकी दैनिक ज़रूरतों की फ़ीस, ज़रूरतों का पैसा है। लेकिन आपको तो और भी चाहिए कुछ। आपको दूसरों को देख के आपको ब्रांडेड कपड़े, ब्रांडेड शूज़, ज्वेलरी और नशा भी चाहिए। उसके लिए पैसा कहाँ से आएगा? बहुत मुझे ट्रोल कर रहे हैं लोग नशे की बात कहने में। एक लंबी सी कुछ पता नहीं क्या नाम बताया था, एक लड़की से मैंने पूछ लिया था आपकी पड़ोस में कि क्या सिगरेट है ये, पतली सी है, मैंने कुछ नाम लिया, मैं भूल गई उसको। तो चौराहों पे पी रही हैं, सड़कों पी रही हैं, वो है खोखा है, उसमें से उसको ड्रिंक मिल रहा है, जो कि मैं चाय का खोखा समझ रही हूँ उसको, यहीं बिल्कुल पास में। तो ये पैसा कहाँ से आएगा? है ना। इस पैसे के लिए फिर वो लग्जरी जुटाने के लिए कुछ भी कर रही हैं। केवल लड़की नहीं, लड़के भी कर रहे हैं। या मत समझिए कि लड़की ही कर रही हैं, लड़के भी जिगोलो हो रहे हैं। जिगोलो कहने पे एतराज़ है लोगों को, मैंने नहीं बनाया ये शब्द, है ना। लेकिन मेल प्रोस्टिट्यूट भी हैं। सिर्फ पैसा चाहिए, ये नहीं पता। और ऐसे मेल प्रोस्टिट्यूट मेरे पास, देखिए लड़कियां फिजिकली लड़कियों का कुछ बिगड़ नहीं रहा है, मर्जी से लड़कों का बिगड़ रहा है। ऐसे भी बच्चे मेरे पास आए कि जिन्होंने मुझसे कहा कि मुझे बचा लो, बस अब हो गई गलती, नहीं अब कुछ हो पा रहा है, अब मैं शादी करूं तो वो शादी नहीं करने दे रही हैं, तेरी शादी नहीं होगी तेरी अब, और शादी भी करेगा तो हर रात जैसे हमारे पास आ रहा है ऐसे ही आएगा, वरना हम तेरा घर बर्बाद कर देंगे। मैंने कहा बच्चे मूर्ख है क्या? तेरे से ज़्यादा तो उनको अपनी इज्जत का खतरा है। वो पैसे वाली हैं महिलाएं, उनके फैमिली वेल सेटल्ड है, अच्छा पैसा है जो तू उसको दे रही है। अगर एक रात का जो 50,000 रुपये दे रही है तो उसके पास अच्छा खासा पैसा है। वो उस तेरा कुछ नहीं बिगाड़ेगी, उसका खुद का बिगड़ जाएगा। इसलिए डर मत, निकल उस बेहयाई से और शादी कर ले।
भूल जा सब। माँ बाप को पता है कि बच्चा जॉब कर रहा है, बहुत पैसा कमा रहा है, लाखों रुपए रोज कमा रहा है। पूछ तो लो ऐसा कौन सा बिजनेस है जिसमें लाखों रुपए रोज आ रहे हैं, कहीं से तो पता कर लो कभी। तो ऐसे मेल प्रस्टिट्यूट भी हो गए। फीमेल प्रस्टिट्यूट माँ बाप पूछते नहीं कि जब बच्ची अपने घर आई है वापस, हाँ तो वो आना ही नहीं चाहती। अब तो बच्चे घर ही नहीं आना चाहते, अजीब बात है। वहीं हमें जॉब मिल गई, अब हम यहीं हैं। माँ बाप बहुत खुश हैं, बच्चे की जॉब लग गई, हमारे वहाँ है। ये नहीं पता कि वो पतन की तरफ किस तरह बढ़ रहा है। पैसा इतनी बड़ी चीज़ है कि जिसके लिए आप बिल्कुल अपने जिस्म को एक हिस्सा बना लो, यही पैसा कमा के देगा। अपनी जो आपकी स्किल है उसको बनाओ ना। अगर आपकी स्किल ये है कि आप 20,000 रुपये महीना कमाए तो 20,000 कमाइए, उसमें गुजारा हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है। ज़रूरतें कम रखिए आप, लेकिन क्या लाखों रुपए में ही आपका गुजारा होगा। मुझे एक बच्ची आती है तो बड़ा स्टाइल में, और उसने क्या, तो मैंने कहा बेटा ये तेरी ऐसी, मुझे पता है कि ये इसे बताएगी मुझे क्या क्या, किसी वजह से आई थी वो। मैंने कहा बेटा ड्रेस तो तेरी मुझे अच्छी नहीं लग रही। क्यों, आपको पता है किस ब्रांड की है? मैंने कहा मुझे नहीं लग रही ब्रांडेड है। मैंने इसीलिए तुझसे पूछेंगे ब्रांड की। मैंने कहा मैं 100 रुपये की पैंट में दिलवा दूंगी, चल तू मेरे साथ। अरे क्या आंटी आपको पता तो है नहीं कुछ भी क्या ब्रांड होता है। मैंने कहा जहन्नुम में गया ऐसा ब्रांड जो तुमको अधनंगा कर रहा है ना, और फिर तुमको लगता है कि ये लड़का छेड़ रहा है हमको, इस लड़के ने हम पे बुरी नज़र डाली। भैया दिखती चीज़ तो सब देखेगा, उसे कोई मुझे एतराज़ नहीं है, सो तो देखेगा, आप रोक नहीं सकते। मैं भी देखूंगी, मुझे कोई लड़की ऐसी, मैंने कहा मुझे तुम दिख रही है तो मैंने सबसे पहले तुमको ये देखा ना, तो क्यों उस बात से फिर वो एतराज़ करते हो। मैं भी देख रही हूँ पूरा आपके शहर में, निकलो आप यहाँ से, निकलते चले जाओ तो देखो कभी गौर से क्या हो रहा है, कैसे बच्चे जब मैं आप लोगों को देखती हूँ तो मुझे फिर मैं सोचती हूँ कि मैं शायद मैं ही गलत हूँ, ये बच्चे भी तो हैं। अभी मैंने एक जगह करके आई, वहाँ 3 लड़के थे और आप जैसी उम्र के, और बहुत अच्छा लगा मुझे उनसे सबसे मिलके। ये भी बच्चे हैं, और ये कौन से बच्चे हैं जो सड़क पे और धुआंधार सिगरेट है, गलबहियाँ कर रहे हैं, और मतलब मुझे नहीं पता क्या क्या अश्लीलता कर रहे हैं। तो ये पता नहीं वो पैसा देते हैं एक दूसरे को या बिना पैसे ये सब चल रहा है। कई चीज़ें खराब हुई हैं, जैसे जिसके लिए ये सब हो रहा है कि पहले मेकअप होता है, मतलब किसी से दोस्ती, फिर ब्रेकअप हो गया। मैंने एक बच्ची से पूछा कि मैंने कहा अरे वो शादी वादी कब कर रही हो भाई? बोली शादी अभी तो लड़का ही नहीं मिला कोई। मैंने कहा कौन ढूंढ रहा है लड़का? लड़का तूने ढूंढ रखा है। बोल ना उससे तो ब्रेकअप हो गया। मैंने कहा अब कौन ढूंढ रहा है? माँ बाप। बोले नहीं मैं ही ढूंढ रही हूँ। फिर कुछ दिन बाद उसने फ़ोन किया कि आंटी मैंने एक लड़का ढूंढ लिया। मैंने कहा तो अब तो कर ले शादी, कभी ऐसे कैसे कर लूँ। और 38 साल की हो गई हैं वो आज मैडम, बात करते करते मुझसे। अब कह रही हैं कि आंटी मेरी शादी करा दो कैसे। मैंने कहा अब तो बाल बच्चे ही तेरे शादी लायक हो जाते। मैंने कहा 38 साल की उम्र में मैंने बेटी की शादी कर दी थी, छोड़ अब तो कुछ मत करे, ऐसी मेकअप ब्रेकअप करती है। फिर देर से शादी जल्दी से तलाक। करो आप देर से शादी। हमारे घर वाले कहते थे, माँ बाप कहते थे कि छोटा सा पौधा, वो तब समझ नहीं आता था, पौधा उखाड़ के लगाओ जल्दी लग जाएगा दूसरी जगह, ग्रो कर जाएगा। आप उसकी जड़ें पकड़ ली, उसके बाद लगा रहे हो, कैसे ग्रो करेगा? या तो मुरझा जाएगा या वो कीड़ा लग जाएगा। तो वो हो रहा है रिश्तों में। अब आपको पैसा कमाने के लिए संसाधन कौन से चाहिए ये आपको तय करना है। ये कि आप एक नौकरी करें ठीक ठाक, छोटा सा बिजनेस करें तो आप पैसे कमाएंगे। या मुझे एक बात अभी तक मुझे इसमें समझ नहीं आ रही कि पैसा क्या, ठीक है मर्यादा को मैं मानती हूँ, इज्जत की बात मैं नहीं करती, लेकिन मर्यादा तो है, उससे बड़ा है क्या? उदाहरण के तौर पे आप देखिए, मुझे गर्व है कि मैं वेस्टर्न यूपी में रहती हूँ। अगर आप मेरे देहात की लड़कियों को लड़कों को देखेंगे तो स्पोर्ट्स में नाम कर रहे हैं, है ना? हरियाणा के और वेस्टर्न यूपी के बच्चे आप देखो कि लड़कियां गन्ने से करती है प्रियंका, और स्वर्ण पदक आपके देश को ला के देती है। पुलिस में जा रही हैं लड़कियां, दिन रात आप देखो कि आजकल भर्ती के लिए तैयारी चल रही हैं, लड़कियां दौड़ रही हैं खूब, भले वो कांस्टेबल की जॉब है, मगर वो अपनी सीमाएं जानती हैं, अपनी मर्यादाएं जानती हैं, क्या हमें करना है तो क्या वो नहीं कर। और आपसे ज़्यादा हैं वो आपको जब चाहे जब डंडा मार देंगी, जब आप बदतमीजी करेंगी कहीं, चाहे आप लड़का हो या लड़की, अगर कहीं दिखे और वो कहीं चौराहे पे हैं तो आपकी सारी ये इज्जत, ये जो 2-2 लाख कमाना धरा रह जाएगा। देखा तो क्यों नहीं आप उस तरफ पकड़ते कि जो हमारी संस्कार, हमारी मर्यादाओं को, पता नहीं लोगों को ऐतराज़ है इस बात को भी कि आप इस संस्कार की और मर्यादा की बात क्या करती हैं। मुझसे इंस्टाग्राम पे पूछते हैं
तो मैंने कहा भैया बता दो, और कौन सी बदजाती की बातें करूं मैं? ये हम्म कहूं कि आप बेशर्मती करें, खुल के अगर कहूं तो कौन माँ बाप बर्दाश्त कर रहा है? आपने इतना सा हक नहीं दे रखा माँ बाप को। एक माँ आती है मेरे पास और मुझसे बोली, जी लोकल थी चूँकि, कि बहन जी हमें तो आपसे बड़ी उम्मीद है, बहुत उम्मीद लेके आए हैं। मैंने कहा उम्मीद ना रखो, ऐसे ही बता दो। बोले उम्मीद ये है जी, लड़की कमरे में नहीं घुसने देती, कह रही मैं 18 साल की हो गई, अब मेरी प्राइवेसी है, फ़ोन नहीं देखने देती, तो मैं क्या करूं? मैं कहा डंडा बजाओ कस के, हाथ पैर तोड़ दो, पढ़ाई लिखाई छुड़वा दो। कह रही हूँ मैं इस बात को सच्चाई से, क्योंकि अपने माँ बाप होने का अगर आप हक नहीं जताएंगे तो बच्चा आपका बाप बन के आप पे हक जताएगा, और बर्बाद वही होगा बच्चा। फिर आप रोएंगे कि मेरा बच्चा बर्बाद हो गया। लड़के नशे में डूब गए, लड़कियां नशे में डूब रही हैं। ये हमारी संस्कृति थी क्या? विदेशों के लोग आके वृंदावन में हरे राम संकीर्तन कर रहे हैं, और आप मत करो संकीर्तन भैया, पर कम से कम अपनी मर्यादा में तो रहो। वो अभी ये हैशटैग चल रहा है जिससे मुझे पता नहीं मुझे कहना चाहिए नहीं। आई एम, देखिए आप, एक और 14 15 साल की लड़कियां उसको फॉलो कर रही हैं, नहीं जानती ना होता क्या है, नहीं जानती ना ये सच्चाई जाने की क्या होता है। जानती है कि वो उनके इंटरनल पार्ट्स में चूना डाल दिया जाए अगर वो बनने को तैयार ना हो। आप जानती है कि मिर्च डाल के उनके साथ किया जाए अगर वो बनने को तैयार ना हो, बनेंगी ऐसे। और लोग उसे फॉलो कर रहे हैं, लाखों फॉलोवर हैं उसके। मुझे शर्म आती है सोचने में भी, जिनकी बेटी है क्या वो नहीं देख रहे? देखिए आप खोल के अपना, ये कितनी बेशर्मी और कितनी बेहयाई की बात है, और वो बच्चियां उसको फॉलो कर रही हैं। ये देखिए आप कौन सी हमारी संस्कृति। फिर आप कहते हैं कि आप ये पुरानी बातें करती हैं। मैं अपनी पुरानी बातों में खुश हूँ, मेरे बच्चे मैं अपने संस्कारों में खुश हूँ। मेरे बच्चे, मैं अपने पैदा हुए बच्चों की बात नहीं कर रही हूँ केवल, मैं उन सब बच्चों की बात कर रही हूँ जो वहाँ से निकाले हुए बच्चे, मेरे जो बेटियाँ मेरी, वो मुझे इतना सम्मान जब मैं देखती हूँ ना, कि जब एक लड़की अभी बैंक में पीओ हुई, अपनी माँ को निकाला, और उससे बड़ी बात ये कि हमें पता ही नहीं लगा लास्ट तक कि उसने कहाँ का एग्ज़ाम दिया। उसने महाराष्ट्र कैडर का एग्ज़ाम दिया क्योंकि उसकी माँ वहाँ से थी। और जब वो उसको लेके चली, मैंने कहा तूने कभी बताया नहीं बेटा? तो बोली नहीं मैं तो नाना नानी से भी मिल चुकी हूँ, और मैंने बता दिया, मैंने ये नहीं बताया मेरी माँ, मैंने बता दिया कि मेरे पापा मर गए थे, मैं तो पेट में ही थी जब। फिर मेरी माँ ने मुझे झाड़ू पोछा करके पाला, और अब मुझे इस लायक बना दिया कि मैं आपका सामना कर सकूं। मेरी माँ घर से भाग गई तो आपने तो उसे मरा समझ लिया कि अब मेरे माँ बाप अब मेरे नाना नानी इंतज़ार कर रहे हैं मेरी माँ का। तो जब वो लेके चली, उसने मुझे स्टेशन पे मैं छोड़ने गई, तो मैं ये नहीं कहने देती किसी बच्ची को कि जाती हूँ। तो उसने मुझे जब स्टेशन पे कहा कि अच्छा माँ, बड़ी माँ मैं जाती हूँ, मैंने कहा बेटा ऐसे नहीं। तो दौड़ के आई। वो मेरे लिए रिवार्ड होता है। वो एक, ये जो बकवास कर रही है ना, वो ऐसी एक महिला की बेटी थी, और वो मेरे गले लग के कहा कि नहीं आती हूँ माँ, और आप मेरी शादी में आएंगी। और मैं मार्च में उसकी शादी में गई। सोचिए आप। और वो जो उसके नाना नानी, वो सारी उसकी फैमिली, उसने अपनी माँ को बसाया। वो मेरे लिए ऐसा था कि जैसे सारी दुनिया के सारे अवार्ड मुझे मिले, बस उसके बाद कुछ नहीं था। तो वो बेटियाँ नहीं हैं क्या? वो तो उस गंदी जगह से निकल के आई हैं, और आप वो बनना चाहती हैं तो आओ ना, एक जगह जीबी रोड पे आओ, कवाड़ी बाजार में आओ, सोनागाछी में आओ, कमाठीपुरा में आओ, आके तो देखो, बनो ना वहाँ पे जाके। किसको बुला रही हैं, किसको आमंत्रित कर रही हैं आप, और कौन है ये? अभी कुछ नहीं कह रहे। बड़ी छोटी सी बात है, आप लोग जानते होंगे कि हमारे यहाँ का एक इन्फ्लुएंसर है जकाती, हर जकाती कॉमेडी करते हैं, और अचानक उनका 10 रुपये का बिस्किट वाला बहुत ज़्यादा फेमस हुआ, है ना? देखिए उसके पीछे कैसे लोग टांग खींचने पे लगे हैं। उन्होंने अपनी बेटी के साथ एक वीडियो बना ली, और उनको उस पर नामजद कर दिया कि इन्होंने औरत के अस्मिता पर प्रहार किया है। और वो केवल इतना था, उनकी खुद की बेटी थी, तो उन्होंने कहा बड़ी सुंदर लड़की, चल मैं घर आके पैसे लेता हूँ। और फिर कहा कि अच्छा बेटी सुंदर, माँ भी सुंदर हुई, है ना, चलो ठीक है, इतना ही यहाँ तक हो गया। मुकदमा कर दिया कि ये अश्लीलता थी। अब उसके पीछे लगातार मुकदमे हो रहे हैं। कल उन्होंने एक वीडियो डाली परसों, वो डॉक्टर की ड्रेस में थी, डॉक्टर ने मुकदमा कर दिया, हमारी ड्रेस में कैसे ही कर सकता है। और आपको ये प्राउड दिख रही है? आपको वो औरतें नहीं दिख रही जो अश्लीलता से नाच रही हैं सड़कों पे, जो इन्फ्लुएंसर के नाम पे बदतमीजी कर रही हैं? वो नहीं आपको दिख रही? वो लड़के नहीं दिख रहे जो अधनंगे होके, और वो औरतें नहीं दिख रही कि जो आपको सरेआम कह रही हैं कि आई एम 40+, मुझे एक दोस्त चाहिए? वो नहीं दिख रही। और वो एक साधारण सा आदमी, अनपढ़ आदमी जो ड्राइवर था, और उसने ये वीडियो रील्स डाली। वो उसके जैसी फिल्म इंडस्ट्री ने उसको, बादशाह ने उसको जरा सा प्रमोट किया कि तमाम मेरे शहर के लोग उसके पीछे पड़ गए। आज फिर उस पर एक और मुकदमा किया है।
आज सुबह भी। तो ये दिख रहे हैं और ये अश्लीलता नहीं दिख रही है। तो हम वो चीज़ देखते हैं, हमें लगे जो इस जिनमें खतरा है उनमें नहीं घुसते, उनमें घुसते ही नहीं है। मेरे शहर का एक आदमी नहीं घुसा कभी इन बाज़ारों में। किसी ने ये नहीं कहा कि भाई मेरे जो वॉलंटियर्स हैं वो हज़ारों की संख्या में हैं, लेकिन बाहर के आदमी ने किसी ने कहा बहन जी हमारी जो मदद है वैसे मांग लो। देखो जी वहाँ तो उन औरतों के बीच में नहीं हमारा कुछ भी। तो मैं बहुत बार पूछती हूँ, मैं यहीं की बेटी यहीं की बहू रही हूँ, तो मुझे ये तो बता दो कि मेरे पे तो किसी ने उंगली नहीं उठाई, तुम पे कैसे उठ जाएगी अगर बहन बेटी की तरह जाओगे उनके बीच में, मुझे सपोर्ट मिलेगा। लेकिन नहीं ऐसा तो लोग चाहते हैं भगत सिंह पैदा हो पड़ोसी के घर में, अपने में ना। तो ये ऐसा हम जो जिस समाज दोहरे समाज में जी रहे, जहाँ जो खराब औरतें जो दिख रही हैं वो खराब औरतें, जो नहीं दिख रही हैं वो अच्छी औरतें, बस उनको आप कह नहीं सकते, वो आपके सीधे सीधे आएंगी। मुझे बहुत लोग धमकी दे रहे हैं लगातार इंस्टा पे कि आपके खिलाफ मुकदमा कराएंगे, आप लड़कियों को ऐसे कह रही हैं। बिल्कुल मैं तो तैयार बैठी हूँ, कराओ कराओ, पर इन बेटियों को मत रोकना, क्योंकि हिम्मत नहीं है तुम्हारी, माँ बाप की हिम्मत नहीं है। अगर आप थोड़ा सा पीछे चले जाएं, शुरुआत हो गई थी इसकी 2005 में, जब यहाँ पे आरुषि कांड हुआ, है ना। आप क्या समझते हैं आरुषि कांड किस चीज़ की परिणति थी? बड़ी सीधी सी बात है कि एक कंप्यूटर यहाँ चल रहा है जिस पे आप कुछ भी देख रहे हैं फिल्म लगा के, वही उसी के कनेक्शन दूसरी के भी हैं। तब इतना ज़्यादा नहीं था कि यहाँ भी लगाओ यहाँ भी लगाओ, वाईफाई लगाओ, ये सब लगाया। बेटी क्या देख रही है और जो उसकी उम्र है, उसके बाद वो क्या उस उम्र में जो देखेगी तो उसके इमोशंस हाइप पे जाएंगे, सीधे तब वो जो मिलेगा उसके साथ करेगी। और वही हुआ। आप क्या समझते हैं कि वो उसकी मौत ऐसी ही होगी जो नेपाली नौकर था ऐसे ही मार दिया, जो टेक्निकली मारा गया, मेडिकली मारा गया, जिसको ऐसे ही मार दिया उसको। इसको कितना ही घुमाया गया हो केस में, सीधा सीधा था। उस समय एक रिटायर्ड सीईओ थे जो हमारे परिचित रिश्तेदार भी थे, उन्होंने साफ कहा कि ये अतुल जी कुछ है ही नहीं, ये सीधी सीधी एक रिलेशन था जो बाप ने देख लिया और एक बाप उसे बर्दाश्त नहीं कर पाया, मार दिया दोनों को। और वो कितनी उससे महीनता से मारे गए ये सबको पता है, एक डॉक्टर ही कर सकता था ये। तो ये उसकी फिर भी लोग नहीं संभले कि आप इन सब चीज़ों में क्या देख रहे हैं, बच्चे क्या देख रहे हैं, टीवी पे क्या देख रहे हैं, मोबाइल पे क्या देख रहे हैं, या अपने कमरे में जो लैपटॉप है उस पर क्या देख रहे हैं। कभी तो नज़र मारो, लेकिन नहीं कर रहे हैं। जब बच्चा कमरा बंद करके देखने लगे, मैं तो सोचती हूँ वो घड़ी, मैं कहती हूँ सबसे भाई ये खतरे की घंटी है, खुला रहने दो ना उसका भी कमरा, उसको बाहर की दुनिया का भी पता रहे ना क्या हो रहा है। वो ऐसे ही रखा, ऐसे ही सो गए, ऐसे ही उठ गए, देखो पीले चेहरे पड़ रहे हैं, वो लुनाई नहीं है बच्चों के चेहरे पे जो होती थी, और जिम भाग रहे हैं। वैसे आप घर में एक गिलास पानी नहीं पियेंगे। तो भैया मेरी समझ से बाहर है। ये एक इंडस्ट्री बन गया है इंडिया, इंडस्ट्री की तरह, क्योंकि ये विश्व का सबसे ज़्यादा धन देने वाला एक पेशा बन गया है। कैसे भी कमाओ, इससे पैसा मिल जाएगा, अपनी देह को इस्तेमाल कर रहे हैं। और नया एक टैगलाइन चली है, माई बॉडी माई चॉइस। बहुत अच्छी बात है, नहीं कह सकते अब आप कुछ। कानून सबको बड़े डीपली ये बच्चे देखते हैं कि कानून हमें कहाँ फंसा सकता है कहाँ नहीं। अब माई बॉडी माई चॉइस और बालिग हैं तो कानून फंसा ही नहीं सकता आपको, आप कुछ भी करें, 10 के साथ जाएं आप। लेकिन कैसे, मुझे तो आज तक ये कभी समझ नहीं आ रहा इन बच्चों का कि जो इन फ्यूचर होने वाला वो क्या होने वाला। आपको पता है कि आप अपनी देह का इस्तेमाल कर रहे हैं, उन औरतों का क्या होता है 25 से 30 के बाद उनका कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं, उनकी डिमांड नहीं रह जाती, शारीरिक तौर पे सैकड़ों बीमारियां उनको घेर लेती है। आप कितने भी सोफिस्टिकेटेड तरीके से जाओ, सामने वाले से क्या उम्मीद कर रहे हैं और कैसे आप उम्मीद कर रहे हैं। और देखिए बहुत से लोग ऐसे हैं जो नहीं चाहते वो प्रोटेक्शन यूज़ करें, बड़ी स्पष्ट बात है। तब आप क्या करेंगी, अनवांटेड प्रेगनेंसी भी है, फिर वो उसको आपको करना भी है, बोर भी करना है, तो आप क्या करेंगे। मेरे पास ऐसा नहीं है कि मैं ये ऐसे ही कह रही हूँ, मैं वो सब बातें कह रही हूँ कि जिनके सबके उदाहरण मेरे पास हैं। जो बच्चियाँ मेरे पास आए, मैं 4 बार अबॉर्शन करा चुकी हूँ और वो मुझसे शादी नहीं कर रहा कि तो किसी के भी साथ हो सकती है। अभी रिसेंट में बता रही हूँ, भागते भागते आती है, दिल्ली से पहुँचती है और मेरे दूर दराज देहात में कि जी वो आज शादी कर रहा है। मैंने कहा सुन, जिस कौम से तू बता रही है मैं उस कौम से बिलोंग करती हूँ, कतई नहीं करेगा तेरे से शादी, कतई नहीं करेगा। मैं जानती हूँ ये अपनी इज्जत की खातिर कुछ भी करेंगे, नहीं करेगा। तूने अपने आप को उतना घिरा दिया, बोली जी मैंने तो 4 बार तो इसका अबॉर्शन कराया इसके बच्चे का, और अभी मुझे कहता मुझे क्या पता मेरा, जैसे मेरे साथ सो रही और भी के साथ सो रही होगी। बताइए किस इज्जत की को हथेली पे रख के आप घूम रही हैं। मुझे नहीं समझ में आ रहा इन बेटियों का। मैं तो बार बार सबसे कहती हूँ लौट आओ, इसमें कुछ नहीं रखा है। आप शादी करो इज्जत के साथ, अपनी शर्तों पे करो। आप कहो कि मुझे पढ़ना है। मैं अगर अपनी उस ज़माने की बात कर रही हूँ, सोचिए कि
79 से लगा लीजिए आप, मेरी शादी को कितने दिन हो गए, है ना? है ना? 47-48 ईयर्स। हाँ, है ना? हाँ। तो उस जमाने में अगर मैं ये जिद रख सकती हूँ दोनों परिवारों से कि शादी तो मुझे इनसे ही करनी है, लेकिन तुमसे भी मैं पहले बता दे रही हूँ मेरी पढ़ाई नहीं रुकेगी कहीं भी। कौन मेरा खर्चा करेगा मुझे नहीं पता, मुझे पढ़ना है। और मैं क्या उस समय 10th पास किया था केवल, और मैंने लॉ किया उसके बाद। तो मैं अपनी शर्तें अच्छी तरफ रखूंगी तो मुझे कौन नहीं देगा वो लिबर्टी, और नहीं देगा तो मैं नहीं कर रही हूँ शादी, बात खत्म हो गई। ये जिम्मेदारी मेरे हस्बैंड की है कि वो अपने परिवार से मुझे मेरा हक दिलाए। लेकिन आज क्या हक मांगती हैं? पैसा, ये नहीं दिया जी। माँ से ज़्यादा बात करता है, बहन का खर्चा करता है, भाई के साथ ज़्यादा रहता है। तो भाई मुझे नहीं समझ में आता आप क्या चाहती हैं। 24 घंटे आपके साथ एक आदमी कैसे टाइम बिता सकता है इतने आप। और उससे भी बड़ी बात यह है कि आजकल एक नया चला है जिसमें मतलब कुछ फ्रेंड सर्किल बनते हैं, और लड़कियों का अलग, लड़का वो व्हाट्सएप ग्रुप भी हैं, वो उनके बनते हैं अलग अलग। उसके बाद वो कम्युनिकेशन होता है उनका, जो उसमें आप मैसेज नहीं कर सकते, उसमें केवल वो जो एडमिन है वो करेगा। तो वो पूछता है सबको डाल के कि भाई इसमें आपको आज हम ये प्रोवाइड करा रहे हैं, ये जगह है, ये लड़का है, ये उसकी फ़ोटो है, आप में से जो इंटरेस्टेड हो वो हमें इस नंबर पर बताए। एक नंबर डाला जाता है, क्या है ये, उधर से ऐसा ही लड़कों की तरफ से डाला जाता है, आज ये लड़का अवेलेबल है और यहाँ पे जगह है आज, तो आप आ सकती हैं, वहाँ मिल सकता है वो। ऐसा सेफ गेम करके कर रहे हैं, यानी पूरा आपने इंडस्ट्री बना दिया है। चाहे वो वाइफ स्वैपिंग का मामला हो, आप वाइफ स्वैपिंग में देख लीजिए, वो इतने बड़े लोगों का खेल है कि मैं हाथ भी नहीं डाल सकती। मतलब हाथ इसलिए नहीं डाल सकती कि वहाँ मेरे पास कोई सबूत नहीं है। अगर एक महिला आके मुझसे कहती कि मुझे बचना है बस कैसे भी, हमने कहा बच जाओ, अपने घर चली जाओ, मुकदमा कर दो। बोले इतना बड़ा आदमी है, इतना बड़ा अफसर है कि मेरे घर वालों को तो ऐसे ही मार देगा, और मेरे घर वाले कहेंगे तू ही बदतमीज, ये मुझ पर सो इल्ज़ाम लगाएगा कि तू ही गई होगी उस आदमी के पास, और ये तो ऐसे नहीं है, ये तो इतना अच्छा दामाद है उनके लिए, इसका रुतबा, इसका जो ये ग्लोरीफाई करता है अपने आप को, वो सब मेरे माँ बाप को एकदम विस्मृत किए हुए है। इनका होता कैसे? तो उसने कहा कि भाई ये मुझे ले गया पहली बार, और एक ट्रे में सबने चाबी डाली, उसके बाद एक पल के लिए लाइट गई, और फिर जिसकी चाबी उसकी बीवी। सोचिए, पूरे 3 बार हो चुका है, अब मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ। मतलब 3 मीटिंग्स हो चुकी हैं ये, अब नहीं मैं कर सकती। और इसमें इतने बड़े लोग हैं, आप कहीं लिखा लो, कोई मुकदमा नहीं लिखा जाएगा, साबित नहीं कर पाएंगे आप, कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि ना वहाँ कोई सीसीटीवी कैमरा होता है, ना कुछ नहीं होता, कोई चीज़ नहीं है, क्योंकि बड़े लोगों के हैं क्लब्स, वो उनमें ये हो रहा है। तो कैसे होगा, कैसे उनकी मदद करें? तो मैं इसलिए इसको बार बार कह रही हूँ कि हिंदुस्तान सेक्स इंडस्ट्री बन गया है। अगर अब भी सरकारें इस पर ध्यान नहीं देगी, सरकार दुनिया भर की बात कर रही है बेटी बचाने की, वो बेटियाँ नहीं है किसी की। अगर एक वाइफ स्वैपिंग का शिकार महिला है और उसकी मर्जी नहीं है तो वो भी आपकी बेटी है। अगर रेड लाइट एरिया में जो महिलाएं, जो बेटियां तिल तिल मर रही हैं, वो भी आपकी बेटियां, इस हिंदुस्तान की बेटियां हैं। स्कॉट सर्विस दे रही हैं, वो भी हैं, वो भी थक गई हैं, एक दिन चली गई अपनी मर्जी से, मगर अब थक गई हैं, ऐसे मकड़ जाल में फंसी हुई हैं, चाह के नहीं आ सकती। वो जिनको जॉब पे रखा हुआ है, उनके घर की मजबूरी, उनकी और दूसरी मजबूरियाँ, वो उनको वहाँ से निकलने नहीं दे रही हैं, वो नहीं आपकी बेटियाँ। अगर पढ़ने से ही सारी बेटियां बचती तो ये जो पढ़ के एस्कॉर्ट सर्विसेज में जा रही हैं, ये क्यों नहीं बची? और बचना आप किसको कह रहे हैं? इसको कि वो सेक्स तो करें अपनी मर्जी से, बचें किससे फिर? क्या बचना है? समझ ही नहीं आता मुझे सरकार की टैगलाइन का, मुझे कभी समझ में नहीं आता। आप कैसे बचाना चाहते हैं इनसे कि जो स्वेच्छा से जा रही हैं उन्हें बचाएंगे आप, और जो जबरन जा रही हैं उन्हें आप देख नहीं रहे? जिनका अपहरण हो रहा है, जिनको फंसा के ले जाया जा रहा है, कभी शादी के नाम पे, कभी नौकरी के नाम पे, कभी झूठे प्यार के नाम पे, इन पे फंसा के ले जाया जा रहा है, उनका आप क्या करेंगे? और क्यों नहीं, जैसे मैं देखिए, मेरा जो एरिया है, ऐसे आड़ी सड़क है, उसके बाद वो सड़क छूटती है, और आड़ी सड़क पे ही बिल्कुल चौकी रखी है, सीओ ऑफिस है, सर्किल ऑफिसर का, और सर्किल ऑफिसर का ये करना होता है, आपको पता लग जाता है, मैडम हमको तो नहीं पता लगता लड़की आई है। सोचिए, ये इच्छा शक्ति है, कैसे आप उम्मीद करेंगे
कि वो वहाँ की तरफ, जबकि सारा दिख रहा है, पूरा बाजार वहाँ से दिखता है, वो बीचों बीच स्थापित है और दोनों तरफ का बाजार दिखता है पूरा। तो क्यों नहीं आपको दिख रहा वो? और उससे भी बड़ा ये है कि अगर मान लो मैं पहले से बता दूं लड़की मुझे हरगिज नहीं मिलेगी, लोग कहते हैं आप पहले से पुलिस को नहीं बताया, वही पुलिस वाले कहते हैं आप क्यों नहीं हमें सूचना देती पहले से। मैंने कहा मेरे बॉस ना हो तुम, जिसके होगे उससे मांगो सूचना, मैं अपनी मर्जी की खुद मालिक हूँ। तो मैं उन निकाल रही हूँ, उसके बाद टेक्निकली तुम्हारे पास ASTU में दे रही हूँ, ASTU बना के रख दिए। इतना बुरा मैं आपको अनुभव बताऊंगी नहीं ASTU का, कि एक बंदा होता है जो लगभग 50+ होगा, एक रिटायर्ड सेक्स वर्कर थी, मैं उनके यहाँ गई तो उनसे बहस कर रहा था, मैं थोड़ी देर चुप बैठी थी देखूँ कौन है। फिर बोला, मैंने कहने लगी, मैंने कहा भाई क्या बात है, क्यों ये इतना बहस कर रहा है आदमी, भगाती क्यों नहीं से। तो बोली दीदी देखना बच्चा मांग रहा है। मैंने कहा बच्चा, कोई बच्चा है तेरे पास, इनका है। बोली नहीं नहीं छोटी लड़की मांग रहे हैं, अब तो मेरे पास कोई छोटी लड़की है भी नहीं, तो यूँ कह रहे हैं कि तेरी कोई नातिन होगी, तेरी पोती होगी, तुम्हारा तो यही काम है। मैंने कहा ये है कौन? तो उसने कहा दरोगा जी। बताइए। और अब उससे बड़ा दूसरी बात बताऊं, मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने कहा दरोगा जी आप यहाँ से चले जाओ, मैं नहीं चाहती कि मैं आपका अपमान करूं, वर्दी में होते तो बिल्कुल नहीं करती, लेकिन बिना वर्दी मैंने आपको सैल्यूट कर दिया, आप जाइए यहाँ से, बस शांति से चले जाओ। चले गए। उसके बाद कई दिन बाद एक लड़की हमने रेस्क्यू की, तो मैं थाने पाने पे ये सब काम कर रही थी, तो वो सज्जन मुझे वहाँ मिले और वो वहाँ तैनात थे, उन्होंने मुझे देख कैसे किया। मैंने कहा हट, मैं तो तेरी शक्ल भी देखना नहीं चाहती, और उससे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि तुम मेरी कास्ट से हो, मुझे इससे ज़्यादा शर्मिंदगी और कुछ हो भी नहीं सकती। मैं कहा जाओ यहाँ से, मैं तो ज़िंदगी में तुम्हें शक्ल भी नहीं देखना चाहती। चला गया। उसी थाने में तैनात है। बताइए वहाँ से बच्चा मांग रहा है, तो कौन सी सरकार की मंशा की आप बात करेंगे। और मैंने पहले ही कहा कि पुलिस तो बिना रीढ़ का एक जानवर है, उससे तो आप उम्मीद ही मत करो कैसी भी। 2 थाने पड़ते हैं मेरे शहर में, सर्किल ऑफिसर बढ़ता है, लेकिन किसी ने आज तक कोई लड़की नहीं निकाली। हाँ रेड की है, जब दबाव लग जाए तो रेड कर दो, भेड़ बकरी की तरह ले जाओ लड़कियों को उठा के। उसके बाद वो मजिस्ट्रेट उन्हें फटकार के उन्हें कहता है भेजो सब बालिगे, अपनी मर्जी से, सब लड़कियां कह देती हूँ हम तो अपनी मर्जी से हैं जी, चलो फिर आगे नहीं पी। ये है, क्योंकि ये सब इच्छा शक्ति का काम है। आप अगर इच्छा शक्ति रखते हैं किसी चीज़ को बचाने की, किसी काम को करने की, तभी आप सफल हो पाएंगे, नहीं तो नहीं। और वहाँ है नहीं, वहाँ केवल पैसे की, हर किसी को, सिपाही जी से लेके और ऊपर तक पैसे चाहिए बस उनसे, और कुछ नहीं है। देखिए अजीब बात है ये, वही विक्टिम है और वही पैसा देंगी, है ना। उनको ही पीड़ा दी जा रही है और वही आपको पैसा देंगी। नहीं मुफ्त में सेक्स की भूख भी मिटाएंगी, पैसा भी देंगी, मारपीट भी सहेंगी। और जिस वक्त हम लड़की निकालें उस वक्त वो ऐसे हो जाते हैं जैसे जानते ही नहीं। बुला कहेंगी इधर होगा, देखना आपको ना पता ये बात, मुझे क्यों कह रही है, मेरा क्या मतलब है तेरे से। कैसे ही बंद होंगे। उन औरतों की कौन सी बेटी बचा रहे हैं आप। मैं तो सरकार से खुला चैलेंज करती हूँ, माननीय मोदी जी से भी करती हूँ, माननीय मेरे मुख्यमंत्री से भी करती हूँ, योगी जी से भी। कौन सी बेटियों की बात कर रहे हैं, किन बेटियों के चरण धो रहे हैं। उन बेटियों का भी धो लो कभी, जहाँ तिल तिल मर रही हैं दिन रात, जिनकी वो अपनी मर्जी से गई हैं क्या वहाँ, उनको तो उठा के ले गया ना आप ही के दरिंदा आपके बीच का। तो कभी उनके पैर धो के भी देखो कभी किसी नवरात्र में। इससे अच्छे तो कलकत्ता के लोग हैं कि जो कम से कम उनकी मिट्टी ले जाके मूर्ति स्थापित करते, जिसके पीछे उनकी, मैंने पूछा कि भाई ये क्या मंशा है आपकी कि आप इतनी सी मिट्टी, अब मिट्टी मिलती नहीं, पक्का रहता है। उन्होंने कहा हम ये सोच के मूर्ति बनाते हैं कि तुम में उनका आह्वान है, हमारे घर को बख्श देना बस। तब भी वही है, मतलब एक्यूज वही हुई, फिर भी उन्हीं घर की आप मिट्टी लाएंगे और उन्हीं के घर से दुर्गा पूजा करेंगे और वही आप उनसे ये कहेंगे मेरा घर बख्श देना। तो कौन सी बेटियां बच रही हैं, मैं तो बार बार सवाल कर रही हूँ, हर पॉडकास्ट में कर रही हूँ, कौन सी बेटियां बच रही हैं। वो जो चौराहे पे नहीं दिखती, ये सेंट्रल का है। कौन सा मंत्री नहीं गुजरता, माननीय प्रधानमंत्री नहीं गुजरते, नहीं दिखती वो बेटियां जो चौराहे भीख मांग रही हैं, गुब्बारे बेच रही हैं
आपकी गाड़ी का शीशा साफ कर रही हैं। वो रात को कहाँ रहती हैं, आपने जानने की कोशिश की कभी? वो खुले में रह रही हैं, घर में बेटियां सुरक्षित नहीं हैं, नज़दीकी रिश्तों में सुरक्षित नहीं है, वो सड़क पर सुरक्षित हैं। एक बच्चा पड़ा रहता है सबके कंधे पे, देखना गौर से कभी। वो बच्चा ना रोता है ना हंसता, ना उसको गर्मी लगती, ना सर्दी लगती, ना भूख लगती। क्यों? ऐसा क्या? मैं अभी गुड़गांव से लौट रही थी पॉडकास्ट के बाद। अभी जैसे ऊपर मेट्रो बना हुआ है तो नीचे चौड़े खंबे जैसे थे, उस पर एक बच्ची बैठी रो रही है और उसके पास ही कुछ सामान रखा है और बहुत ज़्यादा रो रही। चूँकि अब ये मुझे चिल्लाए भी भाई कि आप उतरो मत। मैंने कहा भाई अब ये नहीं हो सकता, तुम इसकी वीडियो बनाओ, मैं देख रही हूँ इसे। देखा बच्ची रो रही थी 4-5 साल की। मैंने पूछा बेटा कौन है तुम्हारे साथ? पापा। इनके पापा कहाँ है? वो सामने, वो भीख मांग रहा था पापा। बच्ची को वहाँ बिठा रखा था और हरगिज़ मुझे वो उसकी बच्ची नहीं लग रही थी, हरगिज़ भी। उसका हाव भाव, इस बच्ची का हाव भाव एकदम अलग था। हो सकती है उसी की हो, मैं नहीं कह रही। इनका मम्मी पता नहीं जानती वो मम्मी कहाँ है, नहीं पता उसको। मैंने वो उसकी वीडियो ऐसे कैसी बनाई, मैं अपने साथ तो कभी नहीं बनाती हूँ, मैंने वो उस पर डाल दी अपने फेसबुक पे। एक महिला मुझे करती हैं कमेंट कि उसको पैसा वैसा तो दिया नहीं और बातें सुना दी 36। मैंने कहा पहली बात तो मैं पैसा देती नहीं किसी भिखारी को, मेरे पास जो खाने का सामान था मैंने उसको खाने का दे दिया, पानी की बोतल दे दी, मैं नहीं देती किसी को भी। मैं भिखारियों को बढ़ावा नहीं देती। और तुम्हें ये फर्जी है। हमने कहा ठीक है फर्जी है ना, जाओ गुड़गांव की जगह, वो उस पर आ रहा था नीचे फ़ोन पे। मैंने कहा ये ले लो, लोकेशन आ रही है, जाके पूछ लेना, है नहीं है। ठीक है, करना धरना कुछ नहीं है, सिवा फेसबुक पे कमेंट करने हैं। तो वो बेटी मैं कह रही हूँ किसी की क्यों नहीं हो सकती, उस आदमी की कैसे हो सकती है? क्यों बिसूर रही थी? अगर वो उसकी है तो वो रोती भी नहीं, चुपचाप बैठी रहती कि दिख तो रहा है पापा वहाँ भीख मांग रहा है। नहीं पता होता। आप आंकड़े देते हैं, हर 2 घंटे में एक बच्चा गायब हो रहा है। तो आ कब रहे हैं ये भी तो बता दो। कभी आए भी हैं वो बच्चे? नहीं आ रहे, नहीं आ रहे। ऐसे ऐसे बच्चे मैंने वापस भेजे हैं, घर भेजे हैं, जो बच्चे जिनको 6-6 महीने हो गए, 5-5 साल का बच्चा, 6 साल का बच्चा, 3 साल की बच्ची जो ठीक से घर नहीं बता। अगर मैं भेज सकती हूँ, उनका घर ढूंढ सकती हूँ, तो आपके पास तो संसाधन है। सीधी सी बात है, हर किसी बच्चे का आधार कार्ड है, अभी तो वो भी दिक्कत नहीं है। आप किसी सेंटर पे जाओ, सारा उसका एड्रेस खुल के आ जाएगा, अगर है आधार कार्ड उसका कहीं। अगर वो बच्चा अपहृत है, खोया हुआ है, भागा हुआ है, वो तुरंत आ जाता है। मैंने ऐसे 3000 बच्चों को हम प्लेस किया, 3000 बच्चे केवल 10 महीने में। केवल 10 महीने में मैंने गाजियाबाद रेलवे स्टेशन से और सहारनपुर रेलवे स्टेशन तक 3000 बच्चे घर भेजे। और छोटे छोटे बच्चे, कोई बड़ा बच्चा नहीं कह रही हूँ मैं, सब छोटे छोटे बच्चे। क्यों नहीं मिल सकते? आज तो आधार कार्ड 20 साल से आधार कार्ड, 2006 में मेरा आधार कार्ड बन गया था। तो बताइए इतने साल पुराने लोगों के आधार कार्ड है, उन बच्चों के आधार कार्ड नहीं है? और नहीं है तो क्यों नहीं है? फिर ये सवाल खड़ा करो, बनाओ उस बच्चे का आधार कार्ड। बड़ी छोटी सी बात है, एक बच्चा गायब होता है बरेली से, जीआरपी ने हमको खबर की कि एक बच्चा आया हुआ है, छोटी बच्ची है, कुछ नहीं बता पा रही। ठीक है, फिर हमने उससे पूछा स्कूल में पढ़ती हो? हाँ। उसने एक स्कूल का नाम लिया। तो मैंने कहा कहाँ पे है वो? तो उसके मुंह से टूटा फूटा निकला बरेली, क्योंकि 3 साल की बच्ची थी। हमने तुरंत सर्च किया, स्कूल का नाम आ गया। हमने वहाँ स्कूल में तुरंत फ़ोन किया, एक नंबर सब आ गए। हमने उनसे पूछा कि भाई कोई बच्ची गायब है? कहा हाँ जी हाँ, बहुत परेशान है माँ बाप, बहुत ज़्यादा। तो बच्ची है हमारे। कितनी देर लगी? मैं कहती हूँ 15 मिनट नहीं लगी हमें। तुम क्यों नहीं खोज पाते? कैसी इच्छा शक्ति है कि जो बच्चा गायब हो गया, गायब होने का आंकड़ा दे रहे हैं, वापसी का आंकड़ा भी कभी दे दो। नहीं पता लग रहा है आपको कहाँ वापसी का आंकड़ा? इतने खराब। अभी नया आया है कानून कि अभी गोद देने के थोड़े ढीले किए जाएंगे, मगर नहीं हो रहे। इतने कठिन है कि कोई गोद चाहे तो गोद नहीं ले सकता। अब कारा में जाओ, उसके बाद यूपी कारा में जाओ, या जो भी कहीं किए उसमें दो, नहीं आप तय कर पाए तो नहीं होता कुछ भी। पढ़े बच्चे अनाथ आश्रम में सड़ रहे। कौन सी इच्छा, कौन सी बेटी की बचाने की बात कर रहे हैं? बेटियां तो मर रही हैं पल पल। कभी तो आओ, कभी तो खुल के कहो कुछ। कोई आप 7 स्टार 5 स्टार में वर्कशॉप करते हैं, मुझे एतराज़ है। मैं तो अब जाना ही छोड़ दिया, अभी मैं नहीं जाती। इनमें बकवास के अलावा कुछ नहीं होता। और जो बच्चे हैं वो यहाँ ही भीख मांग रहे, आप निकलो होटल से बाहर, भीख मांगते मिल जाएंगे। तो मैं बच्चों की बात नहीं करती। क्यों नहीं? इच्छा शक्ति ऐसी है कि एक बच्चा खोया सड़क पे टहल रहा है। लेकिन एक बात ज़रूर कहूँगी, अभी भी जिनके ऊपर दुनिया टिकी है ऐसे लोग हैं। जैसे तमाम रेलवे की जितनी फोर्सेस हैं, आरपीएफ है या ये दूसरी आरपीएफ है उनकी, वो सब इतना। मैं अगर सोनागाछी की लड़की निकाल पाई तो उनके ज़रिए। मैं केवल किसी, जब मुझे पता लगे कितनी दूर है, अभी एक
बच्ची गायब हुई है बिहार से, और उन्होंने मुझे सब भेजा, जी हमने आपका पॉडकास्ट देखा, गरीब आदमी हूँ, ट्रक चलाता हूँ, मेरी बच्ची 12 साल की गायब होगी। मैंने कहा कैसे हुई भाई? बोले 3 बहन भाई हैं ये, मेरी बीवी नहीं है और दादा दादी के पास रहते हैं। इसने, इन तीनों ने मिलके मेरी बकरी बेच दी बच्चों ने, और उसके बाद जैसे मेरे आने का टाइम हुआ डर गए, तीनों भाग गए कि पापा मारेंगे, बकरी कहाँ गई, इतनी गरीबी है। तो ये दो तो डर के मारे भाग आए, फिर वापस बच्ची नहीं आई। बच्ची 12 साल की थी, एक 9 साल का बच्चा, एक 7 साल का बच्चा। हमने इनसे प्यार से, मनुहार से, डांट से, सब चीज़ से पूछ लिया, बच्चे नहीं बता पा रहे कुछ भी। मैंने कहा तुम्हारे घर से स्टेशन कितना दूर है? तो उन्होंने कहा 500 मीटर। मैंने कहा तो ट्रेन से गई वो। मैंने तुरंत संपर्क किया पटना स्टेशन। मैंने कहा भाई हमारी इतनी, ज़्यादातर परिचित हैं सब बड़े लेवल पे, तो मैंने कहा सर इतनी सी मदद कर। तो बोले अच्छा देखते हैं, फ़ोटो भेजो। फ़ोटो भेजा उन्होंने, मेरे पड़ा इसमें, फ़ोटो भेजा। खोजने में ज़रा सी देर तो नहीं लगी, लड़की आशा ज्योति केंद्र में थी। उन्होंने वहाँ से उसको ले लिया था कि बच्चा खो गया, खोए पाए बच्चे में करा, और आशा ज्योति केंद्र में बच्ची थी। 15 दिन उसमें बाप को तिल मरते हो गया था। कहाँ इच्छा शक्ति? मतलब हम कह रहे हैं भाई रेलवे के पास और कोई संसाधन नहीं है, वो सिविल में जाके नहीं आपको हस्तक्षेप कर सकते, मगर एक बार पूछ तो लो। जब मैं सबसे आह्वान करती हूँ पॉडकास्ट के जरिए भी कि जिनके घर के पास स्टेशन, अगर बच्चा खो रहा है, आपका ही नहीं किसी और का भी खो गया, तो आप तुरंत स्टेशन पर पहुँचो। आपको जीआरपी में उसकी कहीं फ़ोटो जरूर मिल जाएगी, कैमरे में जरूर आ जाएगा, या वहाँ अगर किसी ने मुकदमा भी नहीं लिखा है तो कैमरे में तो बच्चा दिख जाएगा किस ट्रेन में चढ़ रहा है, कहाँ नहीं चढ़ रहा है। तो इसी तरह से हमने 3000 बच्चे खोज के निकाल के उनके घर भेजे, लेकिन संसाधन होते हुए भी सरकार की इच्छा शक्ति नहीं है। हाँ लिखो, बड़े बड़े नारे लिखो, बड़ी बड़ी सब चीज़ें करो और बात ख़त्म करो। अभी आजकल चल रहा है मिशन शक्ति 5, उसमें रोज़ सम्मानित किए जा रहे हैं लोग, रोज़ सब चीज़ें हो रही हैं, मगर किसकी शक्ति, किसको दी आपने शक्ति है? नहीं है। जब अगर आप देखिए, मैं फिर भी कह रही हूँ, मैं थोड़ा, मुझे लोग कहते हैं कि आप मतलब थोड़ा अजीब तरह की हैं, कॉमरेड हैं, बहुत से ऐसे भी कह के बोलते हैं, लेकिन मैं पीयूष मिश्रा को सुनती हूँ। वो कहते हैं कि जैसी बची है वैसी की वैसी बचा लो ये दुनिया। आप उनकी हुस्ना पे क्यों जाते हैं? आप उनके आरंभ है प्रचंड पे क्यों जाते हैं? आप उस पर भी तो सुनिए कि वो क्या कह रहे हैं। कितना मतलब ये मार्मिक बात है कि जैसी बची उसको तो बचा लो, जो भी बच रही है, और अगर नहीं बचा पाएंगे तो आप आखिरी पीढ़ी होंगे इस हिंदुस्तान का पतन होते हुए विश्व, जिसे आप विश्व गुरु कहते हैं ना, मैं कहती हूँ ठंगे पे मेरे विश्व गुरु ये बहुत पहले अदम गौंडवी साहब कह गए बरसों बरस पहले कि जिस देश की बेटियां ही बर्बाद है नाशाद है, दिल पर रख के हाथ ये कि ये देश क्या आज़ाद है? तो नहीं है ये, मैं नहीं मानती। आप विश्व गुरु बनते रहें, अपने आप को दिखाते रहें, 10-10, 20-20 लाख के आप सूट पहन के लोगों में अपने आप को इम्प्रेस करते रहें। मैं नहीं मानती। जिनकी बेटियों के तन पे कपड़ा नहीं है, जो चौराहे पे सो रही हैं, फुटपाथ पे सो रही हैं हर रात, उनके साथ क्या नहीं होता? कैसे आप उम्मीद करते हैं उनके साथ नहीं होता होगा? और वो थोड़े से पैसों के लिए भी करती हैं। बस उस भूख और गरीबी को मिटाइए। आप दिखा रहे हैं कि हम बहुत बड़े आदमी हो गए, बहुत बड़ा हिंदुस्तान हो गया, नहीं हुआ। हमारी तो भिक्षावृत्ति कहीं नहीं हटी, हमारे तो भीख मांग रहे हैं आज भी, चौराहे और ज़्यादा भरते जा रहे हैं। कभी ये हमने अपने शहर में नहीं दिखा था, मेरा छोटा सा शहर है, आज मैं अपने शहर के भी चौराहे भरे हुए देख रही हूँ। कहाँ से आ रहे हैं ये? कौन है ये लोग? आप बात करते हैं कि बांग्लादेशी ना आए, रोहिंग्या ना आए, सभी तो हैं, कौन नहीं है? तो बेटियां कहीं नहीं बच रही। देखो अल्टीमेटली मैं यही कहूँगी, बेटियां नहीं बच रही। आप लोग अपने पॉडकास्ट के ज़रिए बचा सके, जितना ज़्यादा प्रयास कर सकें उतना करिए, वरना बेटियां नहीं बच रही हैं। कोई खुद से, कोई समाज से बचाइए, खुद से भी और समाज से भी कोशिश करिए। ऐसी बेटियों को भी मैं कह रही हूँ जो इंस्टा पे लगातार हैं, थ्रेड पे हैं, सब चीज़ पे हैं, मैं उनसे भी कह रही हूँ, बच्चों जो सम्मान, जो प्यार अपने घर में है, अपने परिवारों में, वो कहीं नहीं आपको मिलने का, कहीं भी। ये सेक्स इतनी बड़ी चीज़ नहीं है कि इसके लिए, इस भूख के लिए आप अपने आप को बर्बाद करते हैं। वो मत करिए बस। नहीं, आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि हमारे पॉडकास्ट के माध्यम से भी ये बहुत सारे लोगों को मैसेज आएगा, और मैं सच में चाहता हूँ कि पहला ये पॉडकास्ट बहुत लोगों के साथ शेयर करो। आई थिंक ऐसा पहली बार हम किसी पॉडकास्ट पे हम इस तरह की बातें शेयर कर पा रहे हैं, मतलब शायद इतनी, पता नहीं, मुझे लगता है कि
मेरी इतनी हिम्मत नहीं है, वैसे सच बता रहा हूँ, कि मैं इस लेवल पर आकर बात कर सकूं, क्योंकि जो इतने करीब से देख पाता है वही समझ पाता है। लेकिन अगर ये हमारे माध्यम से ये पॉडकास्ट लोगों को जा रहा है, तो मैं कहूँगा कि अगर आपको लगता है ये पॉडकास्ट की किसी को ज़रूरत है, किसी के घर में बहन है, बेटी है, आपको दिखाना चाहिए, और बेटों को भी दिखाओ, सबको दिखाना चाहिए, ताकि समझें कि हम एक्चुअली में क्या क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत टेम्परेरी प्लेजर के लिए हम किस गलत रास्ते को चुन लेते हैं, हमें समझ में भी नहीं आता। हम प्यार में पड़ के या बहुत सारी चीज़ें करके आंखें ऐसे मूंद देते हैं, हम देख ही नहीं पाते। और कभी कभी उस शौक में, शो ऑफ में, हम इतनी सारी चीज़ें करने की कोशिश कर लेते हैं कि सही गलत हम सब भूल जाते हैं। और मुझे लगता है कि आज इस पॉडकास्ट के माध्यम से मैम ने इतना कुछ शेयर किया। मुझे तो लग रहा है कहानी है ये पॉडकास्ट का में कहानी ज़्यादा है, और इस कहानी को मुझे लगता है बहुत लोगों तक पहुंचना चाहिए। मैं कभी भी इतना भावुक नहीं हुआ आज तक किसी भी पॉडकास्ट में, और मुझे, क्योंकि मैं आज जब ये सुन रहा हूँ तो मैं देख पा रहा हूँ कि मेरी भी बहनें हैं, मेरी 3 साल की बेटी है, 3.5 साल की बेटी है, और मैं ये कहानी सुन रहा हूँ तो मतलब मेरे को खुद लग रहा है कि यार ये डर लग रहा है कि हम खुद एक ऐसे, हम सोच रहे हैं कि सब कुछ सही है, हाँ, नहीं है। लेकिन आसपास हम देख नहीं पा रहे हैं वो आसपास ही बहुत कुछ हो रहा है। बिल्कुल, मैं अब खुद डरती हूँ। मेरी बेटियों का बेटा आ जाए, बेटी आ जाए, तो मैं डरती हूँ, बेटा बाहर ना गई हो, देखो। हाँ, कहती मम्मी हम कैसे सारे में घूमते रहे। मैंने कहा अब नहीं बेटा, हिम्मत नहीं रही। तो मुझे लगता है कि जितने भी लोगों को लगता है, अगर कहीं पर ऐसा कोई पर्सन मिलता है जिसको आपको लगता है मदद की जरूरत है, तो मैम की मैं सारे डिटेल डिस्क्रिप्शन में डालूंगा। बिल्कुल, आप प्लीज उनसे कनेक्ट कीजिए। और सबसे इम्पोर्टेंट मैं एक बात जरूर बोलूंगा कि आप उनके साथ तो डेफिनेटली जुड़ ही सकते हैं, आप अपने लेवल पर कितना कुछ कर सकते हैं। और मुझे लगता है बहुत लोगों को जरूरत है जो बाहर आए और कुछ भी कंट्रीब्यूट कर सकें। इसमें तो करना चाहिए, किसी को ढूंढने में, पता चले कोई खो गया है तो उसको सही मदद करने में, कि उसको कहाँ पूछना चाहिए, कहाँ बताना चाहिए। कोई बच्चा आपको दिखे गलत डायरेक्शन में जा रहा है, कोई एक अडल्ट दिखे, एक टीनेज दिखे जो एक गलत डायरेक्शन में है, सही से समझाने की कोशिश करें, ना कि डराने की, धमकाने की, ताकि वो रादर देन वो सब लोगों से भागे, वो वापस आए और बताए। ये कितना ज्यादा जरूरी है। और नहीं, मेरा नंबर भी शेयर कर सकते हैं आप। जी कि किसी बच्चे को जरूरत है तो एनी टाइम कभी भी बात कर सकता है, कभी भी। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैम। मुझे लगता है कि शायद मतलब एक तो मैं तो लगता है कि देवी शक्ति आप ही हैं जो इतनी सारी बेटियों की मदद कर रहे हैं। और मुझे लगता है आज थोड़ा सा पहली बार मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे अगर ये पॉडकास्ट हमारे माध्यम से जा रहा है तो मुझे लग रहा है कि रत्ती भर बहुत थोड़ा सा पुण्य शायद हमें मिल पाए, ताकि अगर इस पॉडकास्ट के माध्यम से ये मैसेज लोगों तक जाए। बिल्कुल। और किसी भी एक बच्चे को भी आप स्पॉन्सर कर सकते हैं, डायरेक्टली कर सकते हैं। अमेजिंग, जरूरत नहीं है। सुपर। तो अगर कोई भी मदद कर, मैं सारी डिटेल डाल दूंगा। हाँ। आप टच में आइए, बात कीजिए और देखिए अपने अपने लेवल पर हम सब क्या इस चीज में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।